मैं नीलेश गोयल हूँ। इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में मैंने 77वां स्थान हासिल किया है। टोटल जो कट ऑफ गया था दैट वाज 729। ओनली 14 to 15,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जो कि जाके मेंस लिखेंगे। 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ये ऑलमोस्ट 70% ऑफ सिलेबस को हमारा कवर कर देती है। सी साइड में 80 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। टोटल 200 का पेपर है। हमारे पास पावर है लेकिन फिर भी हम उसको रिस्पॉन्सिबल तरह से यूज़ कर रहे हैं। ये इंडिया के कैरेक्टर को दिखाता है। अगर आपने ये 3 स्टेप्स एथिक्स के पेपर में फॉलो कर लिए, मैं श्योर हूँ कि आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि मैंने ये 3 स्टेप्स फॉलो करके मार्क्स लेके आया हूँ। टाइम मैनेज करने के साथ साथ आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करें कि आपको टाइम सही से मैनेज हो जाए। जितना हो सके वैल्यू एडिशन की कोशिश करें, चाहे वो डेटा फैक्ट्स हो, चाहे वो मैप्स हो, चाहे वो फ्लो चार्ट, डायग्राम, ग्राफ्स वगैरह हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका करियर वेल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके सामने आया हूँ अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करने के लिए। मैं बहुत ही बेसिक से शुरुआत करने वाला हूँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, नाम नीलेश गोयल है। 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। 2023 वाले अटैम्प्ट में मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया था। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और मुझे सोशियोलॉजी में 293 मार्क्स मिले हैं इस बार। तो चलिए मार्क्स की बात करेंगे। हम शुरू करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम क्या है, इसके कितने स्टेजेस होते हैं, कौन सा कितने मार्क्स का है, क्या पैटर्न रहता है, 5 मिनट इसके बारे में बात करके हम स्ट्रेटेजी के बारे में आ जाएंगे। तो सबसे पहले होता है सिविल सर्विसेज प्री एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स टेस्ट। इसके 2 पार्ट होते हैं, जीएस, सी सेट। सीएस मेंस में 7 पेपर्स होते हैं। 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। जो ऑप्शनल पेपर होते हैं वो आपके पास 7 रहते हैं। उसमें ऐसे का एक पेपर है, GS1, GS2, GS3, एथिक्स, ऑप्शनल। ऑप्शनल में 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1, पेपर 2। तो मेरा तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। उसके बाद सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का। अब इसमें हम मैक्सिमम मार्क्स का एक कॉलम बना लेते हैं, एक कट ऑफ का कॉलम बना लेते हैं, और एक मेरे मार्क्स कितने रहे थे। ठीक है। तो जीएस का पेपर होता है 200 मार्क्स का। प्री की बात अभी हम कर रहे हैं। सी सेट का 200 मार्क्स का। ऐसे GS1, GS2 सारे पेपर 250 मार्क्स के रहते हैं। सिमिलरली ऑप्शनल 250 पेपर 1, 250 पेपर 2। ये आपका मेंस का पोर्शन हो गया। इसके बाद इंटरव्यू वाला 275 मार्क्स का होता है। ठीक है। कट ऑफ की बात करें, अगर हम 2024 की बात करें, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था, आपका जीएस में जो कट ऑफ गया था वो 87 पॉइंट समथिंग गया था। 87 मान लेते हैं। सी सेट का कट ऑफ फिक्स रहता है 66 मार्क्स। उसके बाद सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम का टोटल जो कट ऑफ गया था दैट वाज 729। इंटरव्यू को मिला के इस पूरे का कट ऑफ गया था 947। तो अगर आपने टोटल 2025 ये मार्क्स होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां से मिला के हम देखते हैं तो इसमें से आपको 947 मार्क्स लेके आने हैं अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो। ठीक है। अब मेरे मार्क्स बता देता हूं मैं आपको। जीएस प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स थे 105, सी सेट में मेरे मार्क्स थे 150। तो मेरा 87 कट ऑफ थी, ये क्लियर हो गया। 66 ये क्लियर हो गया। अब इसके मार्क्स आगे तो जुड़ने नहीं है, तो ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे खत्म हो जाता है ये। उसके बाद ऐसे में मेरे मार्क्स थे 112, GS1 में 97, GS2 में 113, GS3 में 89, एथिक्स में 131। ऑप्शनल में पेपर 1 में मेरे मार्क्स थे 150, पेपर 2 में 143, इंटरव्यू में मेरे मार्क्स थे 155। तो इस तरह मेरा टोटल स्कोर था 990। अब मैंने अपने मार्क्स क्यों लिखे हैं ये मैं आपको आगे बात करने वाला हूं, जब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि हमको कितने मार्क्स लाने होते हैं, कौन सी स्टेज में हमको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता है। तो आई होप आपको ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और पेपर का क्लियर हो गया। इसमें एक चीज़ खाली बचती है कि जो हमारे लैंग्वेज पेपर्स होते हैं,
दो पेपर होता है, आपको सब्जेक्ट चूज करनी होती है। मैंने एक सब्जेक्ट हिंदी लिया था, एक इंग्लिश लिया था। ये 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, दो पेपर, और इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि करीब करीब 100 मार्क्स रहेंगे। अगर आप इतने पेपर लेके आ रहे हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। अगर इसमें आप ये मिनिमम मार्क्स नहीं लेके आ पाए तो आपका मेंस क्लियर नहीं होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट हम प्री की बात करते हैं पूरी तरह से। ये पहला स्टेज होता है एग्जाम का, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, बिकॉज इस एग्जाम में ऑलमोस्ट 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 से 7 लाख लोग अपेयर होते हैं, और उसमें से ओनली 14 to 15,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जो कि जाके मेंस लिखेंगे। तो इसके मार्क्स तो ऐड नहीं होंगे आपके फाइनल रिजल्ट में, बट ये स्टेज काफ़ी क्लियर हो जाती है अगर आपको नेक्स्ट स्टेज में जाना है तो इसके लिए हम बात करेंगे कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज लिए थे। टाइम मैनेजमेंट मैंने कैसे किया था, करंट अफेयर्स को मैंने कैसे देखा था, उसके बाद PYQs का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आई थिंक ये चार टॉपिक को एड्रेस करके हमारा प्री का पोर्शन क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सोर्सेज की बात करूं तो इसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं वो है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, ये मेजर सब्जेक्ट है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि IR के क्वेश्चन आ जाएंगे, गवर्नेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे। वो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, बट मेजर ये 4-5 सब्जेक्ट अगर आपने कवर कर लिए तो आपको मोटा मोटी प्रीलिम्स में क्लियर हो जाएगा। अब कट ऑफ की बात करें तो हम 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें से आपको मार्क्स 200 में से लेके आने होते हैं करीब करीब 88 मार्क्स, जो 2024 की कट ऑफ थी। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन सही करने होंगे। 88 मार्क्स का सही करना है तो 44 क्वेश्चन सही करने होंगे। आप अगर एक्यूरेसी अपनी 80% भी मान लें तो इसको आप 60 क्वेश्चन मान लीजिए, 60 क्वेश्चन सही करने होंगे, बाकी 30 क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो आपके ऑलमोस्ट इतने मार्क्स बन जाएंगे कि आप प्री को कट ऑफ आराम से क्लियर कर लें। कट ऑफ में मैं अभी UR की बात कर रहा हूँ, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखें। तो उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि प्री के सिलेबस कोई डिफाइंड नहीं है। आप अगर UPSC का सिलेबस देखेंगे उसमें 6 या 7 लाइन में पूरा प्री का सिलेबस दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट सिलेबस डिफाइन नहीं है, लेकिन आपको अपने लो हैंगिंग फ्रूट्स आइडेंटिफाई करने होंगे। मैं इकोनॉमी में कंफर्टेबल हूँ, मैं पॉलिटी में कंफर्टेबल हूँ, मैं ज्योग्राफी में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करके आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा कवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा, जिसको मैं दूसरे एरियाज़ में, जैसे कि मेंस के लिए मेरे को आंसर राइटिंग करनी है, करंट अफेयर्स को मेरे को टाइम देना है, तो उस सब में मैं टाइम दे सकता हूँ। इधर टाइम बचा के उधर मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। तो अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो मैंने इस एग्जाम को 3 लेवल पे डिफाइन करा था जब तैयारी शुरू करी थी। लेवल 1 होता है मेरे को NCERTs पढ़नी है। NCERTs मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगी कोई भी टॉपिक के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में। NCERT कहाँ से शुरू करनी है, कौन सी क्लास से शुरू करनी है? NCERT आप शुरू कर सकते हो 6th क्लास से, और 10th क्लास तक आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद जो लेवल 2 होता है उसमें आप 11th एंड 12th की जो NCERT है उसको यूज कर सकते हो, प्लस जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, मैं अभी नाम बताऊंगा स्टैंडर्ड बुक्स के, बट उसको यूज करके आप अपनी सेकंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। जैसे कि पॉलिटी में स्टैंडर्ड बुक मैंने यूज करी थी लक्ष्मीकांत। ये एक बल्कि बुक है, लेकिन अगर आप इसने पहले बार अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका जो सेकंड और थर्ड रिवीजन है वो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। ज़्यादातर लोग मेरे को यही कंप्लेंट करते हैं कि सर लक्ष्मीकांत तो 700 पेज की बुक है, उसको हम एक बार में पढ़ने में ही हमको 20 दिन लगेंगे, उसको 4 बार रिवाइज करेंगे तो हमारे 3 महीने तो ऐसे ही वेस्ट हो गए। ऐसा नहीं होता है। पहली बार आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, उसके बाद सेकंड थर्ड रिवीजन में आपको टाइम कम होते जाएगा। किसी रिवीजन में आपको 2 दिन लगेंगे, फिर 1 दिन लगेगा, फिर आप विद इन अ डे 2-3 सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाओगे। उसकी और स्ट्रेटेजी में आगे से बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक रहती है। इसमें अब 2 बुक आती है, एक स्पेक्ट्रम बुक है, एक बिपिन चंद्र बुक है। मैंने स्पेक्ट्रम बुक को किया था क्योंकि मेरे को ये समझने में आसान लगी थी, एग्जाम के ज़्यादा रिलेवेंट लगी थी। इकोनॉमी में करंट अफेयर्स मेन रहता है इकोनॉमी में, बिकॉज आप देखेंगे
एग्जाम कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़िए, फॉर एग्जांपल आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन जो आर्टिकल्स आएंगे, सपोज इन्फ्लेशन के बारे में कोई आर्टिकल है, तो उसमें इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, डेटा, जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक चाहिए तो मैंने तो इसके लिए रमेश सिंह फॉलो करी थी। ज्योग्राफी के लिए फिजिकल ज्योग्राफी में जीसी लियोंग की सर की एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं, मैंने ये पढ़ी थी। उसके अलावा 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ये ऑलमोस्ट 70% ऑफ सिलेबस को हमारा कवर कर देती है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद करंट अफेयर्स हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आईआर गवर्नेंस जैसे छोटे टॉपिक के लिए बात कर लेते हैं। तो अगेन इसके लिए कोई स्टैंडर्ड सोर्स एट सच मैंने फॉलो नहीं किया था, मैंने लार्जली न्यूज़पेपर्स पे रिलाई किया था, उससे मेरा सिलेबस कवर हो गया था। इसके अलावा 2-3 टॉपिक और हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। तो साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट ऐसे क्वेश्चन है, स्पेशली 2018 के बाद के जो पेपर आ रहे हैं उसमें बहुत ही अनकन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। स्पेशली एनवायरनमेंट में स्पीशीज के जो क्वेश्चन है, तो उसको आप कितना भी पढ़ ले, आप हमेशा कुछ ना कुछ एरिया होगा जो छूट जाएगा, उसको आप कवर नहीं कर सकते। तो उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, हमेशा मैं लो हैंगिंग फ्रूट्स को अटैक करता था। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी में मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके क्वेश्चन मैं आसानी से कर पाऊंगा, करंट अफेयर्स को ऐड करके मैं वैल्यू एडिशन कर लूंगा। लेकिन अब उसकी स्पेशीज पढ़ने जाऊंगा मैं एनवायरनमेंट में, तो बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दूंगा मैं, उसका रिजल्ट शायद ना मिले। तो उसके लिए मैं एनवायरनमेंट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे हैबिटेट क्या होता है, नीश क्या होता है, उसके बाद पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड थोड़ी सी स्टडी कर दी। पीवाईक्यूज पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पीवाईक्यूज में कोई भी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जैसे एक सीडीएस में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीश। तो आपको हैबिटेट और नीश के बारे में आपने पढ़ लिया, उसमें कोई एग्जाम्पल लिखा है कि ये स्पीसीज का ये नीश है, आपने नोट्स में ऐड कर लिया। तो इस तरह से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, रादर देन इसकी कोई एक बल्कि सी बुक आप पढ़ने बैठ जाओ, आपका टाइम और बेनिफिट वो आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली साइंस एंड टेक में, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, आप मोर देन रीडिंग, बेसिक सोर्स इसके लिए आपको एनसीईआरटीज होना चाहिए। स्पेशली जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती साइंस एंड टेक को कवर करने में, क्योंकि जो एनसीईआरटीज होती है 11th एंड 12th की, उसके चैप्टर्स से बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती है इसकी। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले भी हैं, अगर वो रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो जैसे अभी कोई क्वेश्चन आया सपोज कार्टी सेल थेरेपी के बारे में, तो कार्टी सेल थेरेपी इतना न्यूज़ में है, इसके इंडियन एक्सप्रेस या आप कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें इसका कोई ना कोई आर्टिकल कभी ना कभी आया ही होगा आपका जो एग्जाम साइकिल है उसमें। अगर आपने एक बार वो अच्छे से पढ़ लिया तो आई डोंट थिंक आपको ये क्वेश्चन छूटेगा। उसके बाद दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, साइंस एंड टेक में। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना होता है, अभी 2024 में क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस रडार कैन बी यूज्ड। उसमें एयरपोर्ट का सिक्योरिटी स्कैनिंग था, ड्रग्स था, और कुछ 2-3 थे। तो एक मार्केट में चलता था कि साइंस एंड टेक के यूजेस वाले क्वेश्चन में जनरली ऑल द ऑप्शंस करेक्ट होता है, बट ये वाले क्वेश्चन में हमने देखा यूपीएससी ने आंसर दिया था ओनली 2 करेक्ट। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना होता है, उसके बारे में चलो डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से सोर्सेस यूज़ करने होते हैं। तो मैंने जो बात करी थी कि 3 लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होती है। पहली लेवल 1, आपने एनसीईआरटी जो 6 to 10th क्लास की होती है, जो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, वो आपने डेवलप कर ली। लेवल 2 में आपने 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी जो थोड़ी सी एडवांस होती है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने लिखी हुई है, ये सब कर ली। उसके बाद में लेवल 3 आता है। लेवल 3 में आपको पीवाईक्यूज करने होते हैं, और पीवाईक्यू सिर्फ करने नहीं होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू, उसका एक आंसर है। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन है कि अरगट्टा क्या है, वो एक वाटर व्हील है जिसको यूज कर लिया। बट एडवांस तरीके से पीवाईक्यू करने का मतलब है कि पीवाईक्यू देखा, उसके चारों ऑप्शंस देखे, उन चारों ऑप्शंस को समझा कि अगर ठीक है अरगट्टा है, इसका ऑप्शन सपोज सी करेक्ट है, बट इसके ऑप्शन ए बी सी है, उसका क्या आंसर हो सकता था। सपोज ये क्वेश्चन ऑप्शन ए से दोबारा एग्जाम में आ जाए तो उसका क्या आंसर होगा। अगर आप 2025 का प्री का पेपर देखेंगे तो एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से करे होते तो आपको आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पीवाईक्यू का कीवर्ड है, उसके बाद यूपीएससी लिख के सिंपल गूगल पे सर्च करिए, आपको अच्छा आर्टिकल है, अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, जिसको आप पढ़ के विद इन 5 to 10 मिनट्स आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। उसको लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो प्री के लिए ये 3 तरह की स्टडी में मैं बिलीव करता हूँ। अगर किसी ने ये मेटिकुलसली फॉलो कर लिया
तो आई थिंक उसका प्री का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा। प्री में अब मॉक्स की यूटिलिटी पे और बात करनी थी मेरे को। मॉक्स सी सेट की हम बात करेंगे, अभी पहले मैं जीएस की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स का एक बहुत क्वेश्चन रहता है कि हमको कितने मॉक्स देने चाहिए और मॉक्स को यूटिलाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है। देखो, नंबर ऑफ मॉक्स वेरी कर सकते हैं कि आप 50 भी दे सकते हो और 100 भी दे सकते हो, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में नंबर ऑफ मॉक्स डज नॉट मैटर। आपने मॉक्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज किया है ये मैटर करता है। और मॉक्स देने से पहले आपने पीवाईक्यूज अच्छे से करे हैं कि नहीं करे हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज अगर आपने नहीं करे ना तो आप मॉक्स के साइकिल में फंस जाओगे। बिकॉज मॉक्स बनाने वालों को बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो वो बिल्कुल एक टॉपिक की बेसिक निटीग्रिटीज में घुस के बहुत बारीक डिटेल वाला क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप उसको सॉल्व करेंगे, आपसे नहीं होगा तो आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, या फिर उन्होंने बहुत आसान क्वेश्चन बना दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रेमिंग ए क्वेश्चन, आप उसको करके बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो मॉक्स को कभी भी फाइनल एग्जाम की तरह नहीं लेना चाहिए। फाइनल एग्जाम में पीवाईक्यूज है आपके जो ऑलरेडी यूपीएससी बना के दे चुकी है, तो वो आपको बेसिक गाइडलाइंस होने चाहिए कि हमको ये लाइंस पे प्रिपेयर करना है। पीवाईक्यूज करने से एक तो आपके नॉलेज बेस में इजाफा होता ही है, उसके अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको थीम्स आइडेंटिफाई हो जाती है। अभी हम मेंस की बात करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन प्री में भी अगर आपको थीम्स आइडेंटिफाई हो गई तो आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है। जैसा बोलते हैं ना कि प्री का सिलेबस अनडिफाइंड है, लेकिन अगर आपने थीम्स आइडेंटिफाई कर ली तो आपका 70 to 80% काम ऑलरेडी खत्म हो गया। उसके बाद आपको वैल्यू एडिशन करके 20% काम को खत्म करना है, दैट्स इट। और बिलीव मी, जो लोग 1 या 2 साल में इस एग्जाम को निकालते हैं उनकी स्ट्रेटेजी यही होती है। बिकॉज आप अनलिमिटेड रास्ते पे चल के ना तो सिलेबस कवर कर पाएंगे, ना ही कॉन्फिडेंस ला पाएंगे अपने अंदर कि मैं निकाल सकता हूँ इस एग्जाम को। तो अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखना यही होता है कि आपने बेसिक बुक्स पढ़ ली, उसके बाद पीवाईक्यूज कर लिए, उसके बाद लिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स दे लिए, अच्छे से एनालाइज कर लिया और एग्जाम हॉल में चले गए। ठीक है, अभी कैसे उसको मॉक्स को एनालाइज करें, कैसे उसकी यूटिलिटी करें। सबसे पहले मैंने बता दिया कि उसको रियल टेस्ट की तरह नहीं लेना होता है। चूंकि वो मॉक है, उसमें क्वेश्चन मे और मे नॉट रिजेंबल एक्चुअल एग्जाम। आपका नॉलेज बेस आप चेक करिए कि मैंने ये सिलेबस कवर करा था। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी का पहला चैप्टर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, उसमें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से कोई क्वेश्चन आ गया, मैंने ये एक्ट पढ़ रखा है, और अगर उसका मेरा कोई गलत हो रहा है तो मतलब मेरे को रिवीजन करने की जरूरत है। लेकिन अगर 1784 के बाद हमारी लक्ष्मीकांत में 1786 का एक्ट दे रखा है, उसके बीच में 85 में कोई एक्ट आया होगा, मेरे को नहीं पता आया कि नहीं आया, उसके बारे में क्वेश्चन आ गया, ठीक है हमने नहीं पढ़ा था, वो तो नहीं हुआ। मे बी उसने एग्जामिनर ने ज़्यादा डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछ लिया, यूपीएससी उसको नहीं पूछती ऐसा, तो उसको मॉक्स की तरह लेना है, नंबर 1। नंबर 2, मॉक्स का जो एनालिसिस होना चाहिए आपका, 2 तरह से एनालिसिस करते हैं। एक सब्जेक्ट वाइज, आपके मैंने बताया 12 या 13 सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में, तो आप कौन सी सब्जेक्ट में कम हो ये आपको मॉक्स से आइडिया लगेगा। आपका सेक्शनल, आप कभी भी पेपर देखोगे तो पेपर में ऐसे नहीं आता है कि इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गए, उसके बाद इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन इधर है, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में या 10 क्वेश्चन के बाद है। पेपर में जनरली ऐसा होता है कि इकोनॉमी का एक सेक्शन है, सपोज इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन आए, उसके बाद पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आ गए, उसके बाद ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन आ गए, तो मतलब पेपर सेक्शन वाइज डिफाइन होता है। तो आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये सेक्शन वीक है, तो उस पर आप ज़्यादा रिविजन करके या ज़्यादा कॉन्सेप्ट को पढ़ के ध्यान दे सकते हो। तो सबसे एक हेल्पफुल चीज़ ये हो गई। दूसरा, मॉक्स को एनालिसिस करके आप अपनी एक्यूरेसी पता कर सकते हो। एक्यूरेसी इन द सेंस, मैं मॉक्स अटेंड कर रहा हूँ, मेरे को कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बिकॉज कट ऑफ आपको पता है कि 80 to 100 के बीच में जाएगी। 80 to 100 कट ऑफ जाने के लिए मेरे को नेट क्वेश्चन सही करना है 55 to 65। ये मैं नेट सही करने की बात बोल रहा हूँ। इतने क्वेश्चन मेरे को नेट सही करने हैं, तो मेरी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, 75 to 80%। ये आपको मॉक से पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, सपोज आपकी एक्यूरेसी 95% है, आपको 100 नंबर लेके आने, तो आपकी 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 75% है तो आपको 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो मॉक्स यहाँ पे हेल्प करता है कि मेरे को कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ ताकि मेरा कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाए। ये चीज़ आपको एनालिसिस करनी है प्री के मॉक्स देते टाइम। तो आई थिंक जीएस के बारे में प्री में मैंने काफ़ी बात कर ली है। अब हम चलते हैं सी सेट की तरफ। सी सेट 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था सिविल सर्विसेज एग्जाम में। पहले तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आते थे,
बट अभी रिसेंट ईयर में सी सेट को थोड़ा ट्रिकी बनाना शुरू किया है। अगर आपने 2023 का पेपर देखा होगा, काफ़ी अनकन्वेंशनल पेपर था। इनफैक्ट सी सेट ने ही शायद कट ऑफ डिसाइड भी करी थी इसकी, जो 75-76 कट ऑफ गई थी सी सेट की वजह से कम आई थी। 24 में सी सेट मॉडरेट लेवल का आया था। 25 में अगेन सी सेट थोड़ा ट्रिकी है। जो लोग जीएस में 120-130 तक स्कोर कर रहे हैं वो लोग अपना सी सेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ऑफकोर्स मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग। तो सी सेट में ऐसा क्या करना चाहिए, मैं शुरू से बात करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू से अलावा मेरे को तो नहीं लगते। आप पीवाईक्यू उठाओ, आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे फेवरेट जो यूपीएससी क्वेश्चन है, वो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रपोर्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ रहा है। और जिस साल उसको पेपर थोड़ा सा टफ बनाना होता है, वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, वो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको एक चीज और मैं बोलूंगा, सी सेट में हमको मार्क्स लेके आने 66 मार्क्स लाते ही आपका कट ऑफ क्लियर है। किसी के 66 आए, किसी के 166 आए, इट डज नॉट मैटर। आपको कट ऑफ क्लियर हो गया मतलब आप मेंस लिख सकते हो ना, आपके मार्क्स उसमें जुड़ने हैं। तो आपको ये देखना है कि मेरा कितना क्वेश्चन करने से सी सेट क्लियर हो रहा है। इसमें नेट 27 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट है तो आप क्लियर कर रहे हो, बिकॉज सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, टोटल 200 का पेपर है। तो अराउंड 27 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो ठीक है। इसमें कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। आप देख लो, अगर आप कॉम्प्रीहेंशन में कंफर्टेबल हो तो आप कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन अच्छे से कर लो। उसके बाद मैथ्स में जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, रीजनिंग में जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उनको कर लो। अगर आप कॉम्प्रीहेंशन में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये टॉपिक्स नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रपोर्शन, परसेंटेज, इसको अच्छे से पढ़ लो। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने सफिशिएंट होते हैं कि आपकी कट ऑफ को आसानी से क्लियर कर दें। कट ऑफ कब क्लियर नहीं होता मैं आपको बताऊंगा, जब हम अननेसेसरी, हमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं आते लेकिन अननेसेसरी हम उनको टच कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारी ईगो टच हो गई। मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरे से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होंगे, मैं करूँगा। तो इसमें मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी, तो उसको नहीं करना है। जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उनको करो। उसके अलावा जो मैंने प्रैक्टिस की बात करी थी, आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू से थीम आइडेंटिफाई करो, प्रैक्टिस करो। उसके अलावा मॉक्स दो। मैं क्या करता था, मेरा पूरा 12 महीने का प्रिपरेशन का साइकिल था। तो मैं शुरू के जो 9 महीने थे उसमें हर मंथ एक जीएस का, एक सी सेट का फुल लेंथ टेस्ट लगाता था। इन इफेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। स्पेशली सी सेट में आप सिलेबस कंप्लीट करने जानने वाले नहीं हो तो आपको एक पेपर लगा हर महीने लगाना है, ताकि आपको अपनी एनालिसिस पता चले कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद जो लास्ट के 3 महीने हैं उसमें मैं हर वीकेंड को, संडे को, एक फुल लेंथ जीएस का, एक फुल लेंथ सी सेट का लगाता था। और मेरे को लगता था कि कोई मेरा टॉपिक वीक है तो मैं उसको एक बार थ्योरी पढ़ के उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर से आ जाता था नेक्स्ट वीक पेपर देने। तो इससे मेरे को मेरी आइडिया लगता रहता था कि प्रिपरेशन का क्या लेवल है, कोई चीज़ कमी लग रही है तो उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तीसरा, इसको हल्के में नहीं लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस जो वर्ड है ना, ये क्लीशे लग सकता है आपको, लेकिन इसकी वजह से लोगों का सी सेट रह जाता है। या तो वो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या तो वो लोग जीएस और सी सेट के बीच में 2 आवर्स है उसमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेंगे, उसको पेपर को कैजुअली लेके टायर्ड होके पेपर देने चले जाएंगे। वो भी हेल्प नहीं करता। आपको जीएस को जितना सीरियसली आप ले रहे हो, सी सेट को भी उतना सीरियसली लो। राइट स्टेट ऑफ माइंड में एग्जाम दो, पेपर से पहले प्रैक्टिस करो। आई एम श्योर आपका सी सेट निकल जाएगा। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको ये फेयर रहता है कि सी सेट हम तो क्लियर कर ही नहीं सकते, और अगर वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो तो और भी ज़्यादा उनको डर रह जाता है। बट मैं आपको फिर से ये रीअश्योर करूँगा कि अगर आपने सही से प्रैक्टिस करी है, आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में एग्जाम दे रहे हो, तो आपको सी सेट निकल सकता है। इट डज़ नॉट मैटर कि आप हिंदी मीडियम से हो कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो। यूपीएससी बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है। इवन कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन है उसमें हिंदी मीडियम, कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन है उसमें तो इंग्लिश में ही रहता है, बट रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है उसमें हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन का ट्रांसलेशन रहता है, उसको जल्दी जल्दी पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स है उनको ख़त्म करो, और आप कर सकते हो ये बिलीव करके आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जस्ट एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी।
अब क्या है, हमारे पास 2 आवर्स है, 100 क्वेश्चन है और हमको कट ऑफ क्लियर करनी है। इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी रह सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या यूज़ करा था। मैं इटरेशन मेथड को यूज़ करता था। इटरेशन मतलब मेरे को जो क्वेश्चन में श्योर हूँ, सपोज 100 में से 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें मैं 100% श्योर हूँ कि ये आंसर है, उसको मैं आंसर लगा दूंगा, OMR में मार्क कर दूंगा। क्योंकि इस पेपर में एक और प्रॉब्लम रह सकती है कि लास्ट में हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लास्ट में OMR में लगाने गए बट टाइम पूरा हो गया, या फिर OMR में लगाते टाइम कोई मिस्टेक हो गई। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता था, शुरू के जो 30-35 क्वेश्चन जो मेरे को श्योर हूँ मैं कि मेरे पे पूरी तरह से आते हैं, उसको मैं पेपर में सॉल्व करके OMR में मार्क कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करीब ऐसे रहेंगे जिनमें मैं 50-50 डाउट में हूँ कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, या फिर ये क्वेश्चन मैंने सुना है बट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है। तो उसको मैं सेकंड राउंड जो होता था पेपर सॉल्व करने का, उसमें सॉल्व करता था। इसमें अब हो सकता है मेरे से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है मेरे से क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं। कभी बाद में टाइम मिला तो हम अच्छे से बात करेंगे, लेकिन एलिमिनेशन ट्रिक्स होती है। जैसे एक्सट्रीम कीवर्ड्स हैं, ऑल, नन, ऑलवेज, ओनली, ऐसे कुछ एक्सट्रीम कीवर्ड्स हैं जनरली जो कि गलत होते हैं। तो इसमें थोड़ा रिस्क तो लेना होता है, बट ये कैलकुलेटेड रिस्क होता था, इसी के लिए इसको एजुकेटेड गैस हम लोग बोलते हैं। तो ये वाले कीवर्ड्स को देख के अगर मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन में मैं रिस्क ले सकता हूँ तो मैं रिस्क ले लेता था। तीसरा राउंड में मैं वो क्वेश्चन को रखता था। अभी 65 क्वेश्चन हो गए तो 25 to 30 क्वेश्चन ऐसे बचते थे जो या तो मेरे पे बिल्कुल नहीं आ रहे, या तो मेरे को 10-20% कुछ आइडिया, वेग आइडिया है उसका। तो मेरे अभी 65 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ, जिसमें मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं तो मेरे को 90% का आइडिया है कि 90% मैं एक्यूरेट रहूँगा। उसके बाद मेरे को अपना अटैम्प्ट को, क्योंकि मेरा अटैम्प्ट का आइडियल लेवल 88 to 90 था, तो मेरे को और करीब करीब 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए मैं देखूंगा कि इसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी सब्जेक्ट्स में मैं कंफर्टेबल हूँ। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऐसी बेसिक सब्जेक्ट में कंफर्टेबल था। तो उसके लिए मैं फिर क्वेश्चंस को तीसरे राउंड में लेके जाऊंगा, सबसे ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड करूंगा और उसको फिर देखूंगा कि इसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। अब ये आपने मॉक्स सॉल्व करे हैं, वहाँ आपकी आपको एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि मॉक्स में आपको आइडिया लग जाता है कि इस तरह क्वेश्चन में रिस्क लेता हूँ, कितने चांसेस है कि मेरे सही होगा कि नहीं होगा। तो उसके हिसाब से रिस्क लेके मैं अपना अटेम्प्ट करता था पेपर। तो इस स्ट्रेटेजी ने मेरे को किस तरह से हेल्प किया ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो मेरे को टाइम सेव हो जाता था, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे को आ गए उसमें एक्स्ट्रा टाइम मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है, और जो क्वेश्चन में मैं डाउटफुल हूँ उसमें मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। क्योंकि मैंने OMR में पहले इटरेशन वाले भर दिए, सेकंड इटरेशन वाले दोबारा भर दिए, थर्ड इटरेशन वाले अब भरूंगा। तो OMR में लास्ट में मेरे को जो एंग्जाइटी रहती है ना कि अभी OMR नहीं भरा है, तो हमारा माइंड थोड़ा सा काम करना, एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो वो चीज़ ने मेरे को कभी परेशान नहीं किया। और उसके बाद मॉक्स करते करते मेरे को आइडिया लग गया था कि किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो थर्ड इटरेशन में मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेता था। तो अब आप लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है पेपर को करने की, और वो आपको मॉक्स करते हुए, PYQ करते हुए समझ में आएगी। तो उसको आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो ये पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी थी। तो आई थिंक प्री की मैंने काफ़ी बात कर ली है। अब हम मेंस के ऊपर चलते हैं। मैंने, अगर आप देखेंगे, शुरुआत में बताया था मेंस के 7 पेपर होते हैं। पेपर आपको 9 देने होते हैं, 7 पेपर ऐसे होते हैं जिनके आपके मार्क्स काउंट होंगे फाइनल रिजल्ट में। तो ये लैंग्वेज वाले पेपर तो ठीक है, छोड़ देते हैं। बट ये 7 पेपर ऐसे, GS1, GS2, GS3, एथिक्स, उसके बाद 2 ऑप्शनल के पेपर। तो ये वाले पेपर्स को आपको इतने मार्क्स लेके आने, 729 मार्क्स लाके आप मेंस को क्लियर कर सको, ताकि आप इंटरव्यू में बैठ सको। इसके लिए अब एक एक पेपर वाइज हम डिस्कस करते हैं कि क्या करना होता है। ठीक है, सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं। ऐसे पेपर 250 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शन मिलते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। आपको उसमें से एक ऐसे लिखना होता है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना होता है 1200 वर्ड्स का दोनों सेक्शन में। उसके लिए पेज आपको 10 से 12 पेज मिलते हैं। आपको इट डज नॉट मैटर कि आपने पेज कितने भरे हैं,
हो सकता है आपने 1200 वर्ड्स 10 पेज में ही पूरे कर दिए या पूरे के पूरे 12 पेज लिए आपने, तो वो आपके ऊपर है। पेज भरना मैटर नहीं करता, आपको वर्ड लिमिट को स्टिक करना है और क्वालिटी ऐसे की अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी के बारे में अभी बात करेंगे कि हम कैसे अच्छा ऐसे लिखे जाता है। तो ये आपका ऐसे हो गया। ऐसे 250 मार्क्स का है तो 125 मार्क्स का एक पेपर होता है। ऐसे में अच्छा स्कोर माना जाता है 130 140, वो ईयर ऑन ईयर डिपेंड करता है, किसी साल अच्छे मार्क्स मिलता है, किसी साल स्केल डाउन हो जाता है। मेरे मार्क्स 112 आए थे, जिसको मैं डिसेंट मार्क्स बोलूँगा। ठीक है, अभी ऐसे में क्या चीज़ मैटर करती है? ऐसे में दो तीन चीज़ मैं लिखूंगा। तीन चीज़ अगर आपने अच्छे से कर ली ना, ऐसे में आपको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में आपका फ्लो होना चाहिए। फ्लो होने का मतलब है कि आप ऐसे, सपोज ये आपका एक पेज है, इसमें आप एक ऐसे लिख रहे हैं, ये एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ खत्म होने के बाद जब रीडर सेकंड पैराग्राफ में आए तो उसको डिस्कनेक्ट नहीं लगना चाहिए। सपोज पहले पैराग्राफ में हम एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे थे कि एंशियंट हिस्ट्री में ऐसे ऐसे होता था, और सडनली हम मॉडर्न हिस्ट्री पे जंप मार दिए। हमको पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हुए जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में या किसी भी पीडीएफ में देखेंगे, या ऐसे के लिए सबसे बढ़िया मैं आपको सोर्स अगर बताऊं, तो ऐसे के लिए आप एक काम करिए, जो भी टॉपर है जिसके अच्छे मार्क्स आए उसकी कॉपी को पढ़िए। उसकी मॉक टेस्ट की कॉपी आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी। तो आप ऐसे लिखने से पहले सबसे पहले उसके तीन चार ऐसे पढ़िए। एक आदमी के नहीं तो तीन चार आदमी के, तीन चार लोगों के पढ़िए। उन टॉपर्स की कॉपी को पढ़ के आपको दो चीज़ रियलाइज करनी है। एक तो उसने ऐसे का फ्लो कैसे मेंटेन किया है। ऐसे फ्लो मेंटेन करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती है। एक तो आप नेचुरली उसमें अच्छे हो, अगर नहीं भी है तो आप उस चीज़ का ध्यान रखते हुए कुछ कनेक्टिंग कीवर्ड्स को उसमें डालेंगे, जैसे कि देयरफॉर, जैसे कि सिमिलरली। ऐसे कुछ कनेक्टिंग कीवर्ड्स है जो पैराग्राफ को कनेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उससे फ्लो मेंटेन रहेगा। अगर फ्लो रहेगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, आपने पता है आपको कि आप क्या लिख रहे हैं। सेकंड चीज, रेलेवेंस। आपने सपोज कोई टॉपिक करा, चूज करा, जैसे कि इस बार एग्जाम में एक ऐसे का टॉपिक था कि इफ यू वांट टू टेस्ट द कैरेक्टर ऑफ ए मैन गिव हिम पावर। अगर आपने इस टॉपिक को सही से इंटरप्रेट करके उसके रिलेवेंट कंटेंट लिखा है, तो ही एग्जामिनर आपको मार्क देगा। उसको इंटरप्रेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट अल्टीमेट जो कोट जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, जैसे कि कोई भी एक आदमी है, वो बातें तो अच्छी अच्छी कर सकता है, लेकिन जब उसको पावर मिलेगा तो पावर का अच्छा यूज करेगा कि बुरा यूज करेगा, उससे उसका कैरेक्टर डिफाइन होगा। तो इसको आपने अलग अलग आर्ग्यूमेंट से सब्सटेंशिएट करना है। अब आर्ग्यूमेंट आप जो भी दे रहे हैं वो अलग हो सकता है पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट हो सकता है इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, न्यूक्लियर कंट्रीज बहुत सारी हैं। रशिया भी न्यूक्लियर कंट्री है, यूएस भी न्यूक्लियर कंट्री है, यूके भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। लेकिन अभी आपने देखा होगा, जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रशिया अपनी न्यूक्लियर पावर को बार्गेन चिप की तरह यूज कर रहा है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, अगर कोई भी हमारे वॉर में इंटरफेयर करेगा या फिर कोई भी ऐसी चीज करेगा जो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस होगी, तो हम न्यूक्लियर पावर को यूज करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर को गलत तरह से यूज किया, लेकिन इंडिया ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं और अगर हमारे खिलाफ ये लोग कुछ भी ऐसा करते हैं तो हम न्यूक्लियर पावर को यूज करके उनको खत्म कर देंगे। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? हमारे पास पावर है लेकिन फिर भी हम उसको रिस्पॉन्सिबल तरह से यूज कर रहे हैं, ये इंडिया के कैरेक्टर को दिखाता है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपने टॉपिक से रेलेवेंट चीज लिखी है, उस टॉपिक को सही से इंटरप्रेट करके, तो आपको मार्क्स फैच करेगा वो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी कॉपी बिल्कुल मोती जैसे अक्षर दिखने चाहिए, बट प्रेजेंटेशन का मतलब है आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन दिखनी चाहिए। एग्जामिनर को पढ़ने में स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। मैं ये बात हर जगह बोलता हूँ, फिर से आज बोल रहा हूँ, अगर आप एग्जामिनर की लाइफ को आसान बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स रिवॉर्ड करेगा। अगर आपने एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में स्ट्रेन आ रहा है, ही विल नॉट गिव यू मार्क्स। ये बात आप लिख के रख सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन अच्छा हो, रिलेवेंट कंटेंट लिखा हो, फ्लो में लिखा हो, आपको ऐसे में मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। अब ऐसे के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। ऐसे में मैंने बताया 10 से 12 पेज आपको मिलते हैं। शुरुआत आपको करनी होती है कोई भी टॉपिक के बारे में, तो उसकी शुरुआत करने के तीन चार तरीके होते हैं।
या तो एनेक्डोट आप लिख दो। एनेक्डोट समझ रहे हैं, आपकी कोई भी कहानी लिख दिया, माइथोलॉजिकल स्टोरी लिख दी, खुद के मन से बना के कहानी लिख दी। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, पॉल्यूशन का कोई भी टॉपिक आएगा तो उस पर आप एक कहानी बना के लिख सकते हो कि एक बच्चा है, वो जा रहा था तो उसने एक पेड़ को देखा, वो उसके पीछे भागने लगा। उसकी माँ पूछती है कि क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया? तो उसने बोला कि माँ देखो ये पेड़ है, आज से 10 साल बाद शायद हमको देखने को ना मिले। तो उसकी माँ सच में सोचने लगी कि हाँ, पॉल्यूशन कितना खतरनाक चीज़ है, ये क्लाइमेट चेंज कॉज कर रहा है, जिसके कारण हमको ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगी और शायद हमारा लाइफ भी खतरे में आ जाए। तो इस तरह से कोई भी कहानी बना के, आप टॉपिक के रिलेवेंट होनी चाहिए तो उससे शुरुआत कर सकते हो। उसके अलावा एक तरीका होता है कि आप कोट से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन इसको मैं सजेस्ट वहीं पे करूँगा जहाँ पे एक स्टैंडर्ड टॉपिक हो। जैसे विमेन के ऊपर कोई ऐसे आ गया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई ऐसे आ गया। लेकिन अगर आपका ऐसे का टॉपिक ही कोई कोट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को टेस्ट करना चाहते हो तो उसे पावर दीजिए। नहीं तो एक और टॉपिक था कि हैप्पीनेस इज पाथ नॉट, हैप्पीनेस इज द जर्नी नॉट द पाथ, समथिंग लाइक दैट। कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं, तो आप आईएएस बनने जा रहे हो, तो आप खुश इस बात से मत होइए कि आप आईएएस बन जाएंगे और आप खुश हो जाएंगे। आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए कि आईएएस बनने के लिए हर दिन आप जो पढ़ रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, वो आपको एज ए इंसान एक वैल्यू एडिशन कर रहा है आपके अंदर, आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है। इसके लिए आपको खुशी होनी चाहिए। तो आपको टॉपिक को इस तरह से शुरुआत करना चाहिए कि उसको एग्जामिनर को लगे कि हाँ, ये टॉपिक समझ गया और इसने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाली है। अगर आप कोट वाला कोई ऐसे आपको दिया है और उसको कोट से शुरू कर रहे हो, तो एग्जामिनर को क्या मैसेज आएगा कि मैंने इसको एक कोट दिया, इसने मेरे को एक कोट दिया, इसको टॉपिक तो समझ में आया नहीं। तो उसको थोड़ा सा आप संभल के यूज़ करिए। ठीक है, तो हमने शुरुआत कर दी। करीब पौन पेज या एक पेज का आप शुरुआत में एनेक्डोट या जो भी आप जिस भी स्ट्रक्चर से शुरुआत कर रहे हैं उसको लिख सकते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट पेजेस में आप एक पेज में 2 या 3 पैराग्राफ बना के उसको दिखने में अच्छा लगे ऐसा आप लिख सकते हैं। और लास्ट में जाके जो आपका 10वां 11वां पेज होगा, उसमें जाके लास्ट में लुकिंग फॉरवर्ड वे में आप कंक्लूड कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड वे में कंक्लूड करने का मेरा मतलब ये है कि हमको, चूंकि हम एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, तो हमको कभी भी नेगेटिविटी शो नहीं करनी है कि ये प्रॉब्लम है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको सॉल्व ही नहीं करा जा सकता। अरे सॉल्व ही नहीं करा जा सकता तो आपकी क्या ज़रूरत है? आप सिस्टम में आ रहे हो क्योंकि आपके पास आइडियाज़ हैं और आप अपना हार्डवर्क यूज़ करके उनको सॉल्व करोगे। तो आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी है, चाहे ऐसे हो चाहे आपके जीएस के आंसर्स हो। तो आई थिंक ऐसे में मैंने डिटेल में बात कर ली है। खाली एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे का टॉपिक कैसे चूज़ करें, हाउ टू चूज ऐसे टॉपिक। तो देखो, ऐसे में आपका ऑब्जेक्टिव है कि मार्क्स लेके आना है। अब मार्क्स, कुछ लोग का ऐसा सोचना होता है कि हम यूनिक टॉपिक चूज करेंगे जिसके ऊपर बहुत कम लोग लिख रहे हैं तो शायद एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा क्योंकि वो सेचुरेट नहीं हो चुका होगा उसी सेम टॉपिक पे ऐसे पढ़कर। लेकिन मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं था। जो मैंने 2 टॉपिक आपको बताए थे, एक हैप्पीनेस वाला और एक पावर वाला, ये दोनों टॉपिक ऐसे थे कि मेरे को पता था इस पर मैक्सिमम लोग लिखने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैंने चूज़ करे क्योंकि मैं उन दोनों टॉपिक्स के साथ कंफर्टेबल था। मेरे को टॉपिक्स का इंटरप्रिटेशन अच्छे से आता था, मेरे को उस टॉपिक के ऊपर मटेरियल अवेलेबल था जो मैं प्रिपेयर करके गया था ऑलरेडी। तो मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ मेरे को वो ऐसे लिखना है। क्योंकि अगर मैंने यूनिक टॉपिक चूज़ करके उसके ऊपर अच्छे से नहीं लिखा, या फिर मैं 6 पेज लिखने के बाद मेरी कलम रुक गई, तो टाइम तो वेस्ट होगा ही, क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ होगी, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे टॉपिक चूज़ करने में आपका क्राइटेरिया ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को यूनिक टॉपिक चूज़ करना है। आप वो टॉपिक चूज़ करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो आई थिंक आई हैव टॉक्ड सफिशिएंटली अबाउट ऐसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएस पेपर्स की। जीएस 1 की अगर हम बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी। देखो, हिस्ट्री का आप पोर्शन पूरा प्री में पढ़ते हो, ओनली वर्ल्ड हिस्ट्री एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें आ जाता है। ज्योग्राफी पूरी अपन प्री में कवर करते हैं। सोसाइटी वाला पोर्शन है, ये मेन स्पेसिफिक है। हालांकि हम न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो हमको वर्ल्ड हिस्ट्री और सोसाइटी दोनों ही लगभग कवर हो जाएंगे। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अलग से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। वर्ल्ड हिस्ट्री में थीम्स होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्ल्ड वॉर्स पे पूछ लेगा क्वेश्चन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे पूछ लेगा,
रशियन रिवॉल्यूशन पे पूछ लेगा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे पूछ लेगा, बाल्कनाइजेशन में पूछ लेगा। ये 4-5 थीम्स है, अगर आपने ये तैयार कर ली तो उसके अलावा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ना चाहिए। मुझे वो वाइज यूज़ ऑफ टाइम नहीं लगता था, तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, और रिसेंट ईयर में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आना भी कम हो गए, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं ये 2-3 चीज़ें करने के बाद। उसके अलावा फिर ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में बाकी तो मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके जो भी स्टैंडर्ड सोर्स है वही आप रखें, और आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो आप जो भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उसके जो आंसर की है उससे अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करते जाएं, तो ऐसे आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। सिमिलरली ज्योग्राफी में भी प्री के लिए आपने जो भी पढ़ा है सफिशिएंट है, पीवाईक्यू देख के और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में जो भी वैल्यू एडिशन करना है आप कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें होती है कि ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन है उसमें मैप्स अगर आप ऐड करेंगे तो वो आपके आंसर्स को वैल्यू एडिशन करेगा, दूसरों से अलग बनाएगा, और आपको 1.5-2 मार्क्स हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको अभी बता दूं, मेंस में एवरी मार्क्स काउंट। अगर मेंस में आपका 1 मार्क भी है तो आपकी रैंक 5 या 6 से ऊपर नीचे हो सकती है। आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, मेरी रैंक 77 है, और मेरे से 3 या 4 रैंक नीचे वाले लोग ऐसे हैं जिनको बिकॉज उनके मार्क्स में डिफरेंस 1 या 2 नंबर का ही है, लेकिन उनकी सर्विस आईएएस से आईपीएस हो गई है। तो जस्ट मैं ये बात का कहना चाह रहा हूँ कि आपको मेंस में हर एक मार्क के लिए फाइट करना है। उसके लिए आपको वैल्यू एडिशन चाहे मैप्स के रूप में करना पड़े, चाहे डायग्राम्स के रूप में करना पड़े, चाहे फ्लो चार्ट्स के रूप में करना पड़े, आप करिए उसको और अपने आंसर्स को दूसरों से अलग बनाइए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 4 सोर्सेज के ऊपर चले जाएं, टेलीग्राम चैनल किसी पे जाके आपने 4 पीडीएफ डाउनलोड करे, उसको रटने में आपने टाइम बिता दिया। आपको ये चीज़ नेचुरल आ जाएंगी। आप ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इस बार एक क्वेश्चन आया था कि ड्रेनेज सिस्टम, गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें वाटर कम हो रहा है तो उसके क्या रीजन है, ऐसा कुछ। तो उसमें आप सिंपली एक इंडिया का मैप ड्रॉ करके आप उसमें दिखा सकते हैं कि ये गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें ये प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से आ रही है। एडिशनली आपको मैप ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। माइक टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, लेकिन जस्ट एक चीज़ बोल देता हूँ आपको। दो तरह क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में एवरेज आपको 7 मिनट लगते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन में आपको 10 से 11 मिनट लगते हैं। तो अगर आप 7 मिनट का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें आपको मैप बनाने के लिए हार्डली 20 से 30 सेकंड लगने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम ले रहे हैं तो आप क्वेश्चन की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर पाएंगे या तो पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे, दोनों ही चीज़ करेक्ट नहीं है। तो आप मैप्स की बनाने की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको कम टाइम में अच्छा मैप बन जाए। वो अच्छा मैप का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जो डिजिटल प्रिंटेड मैप आता है उसकी तरह बनना है, लेकिन दिखने में लगना चाहिए कि हाँ ये इंडिया का मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है। अगर आप वर्ल्ड का मैप नहीं भी बना पा रहे हो तो नॉट एन इशू, बट इंडिया का मैप बनाना आप जनरली सीख लो, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी की बात हो गई। रिसोर्सेज वही सेम रहेंगे, करंट अफेयर से आप ऐड कर सकते हो। बाकी पीवाईक्यूज को देख के अगेन आप थीम्स आइडेंटिफाई कर लेते हो। मैं एक बात और बोलूँगा, मेंस में मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती थी, प्री में आपको थीम्स आइडेंटिफाई बहुत ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सब्जेक्ट के ये थीम्स इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नोट्स मैंने अच्छे से बना लिए, प्लस करंट अफेयर में जो भी इशू चल रहा है, जैसे ज्योग्राफी में ही बात करें अगर, तो ज्योग्राफी में वाटर स्कार्सिटी का जो इशू है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जोशीमठ में जो लैंडस्लाइड हुआ था, जो भी वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था, या फिर जो बादल फट रहे हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो उसके ऊपर अगर हमने नोट्स बना लिए तो हमारा कवरेज एग्जॉस्टिव हो जाता है। उसके बाद टेस्ट सीरीज देके अगर आपका कोई टॉपिक छूट रहा है तो उसको आप कवर कर सकते हो। तो आई थिंक इस तरह से मेंस मेरे को तो कंपेरेटिवली ईजी लगता था। सब्जेक्टिविटी ऑफ कोर्स ज़्यादा है, लेकिन प्रिपरेशन आपकी थोड़ी अच्छे से हो सकती है मेंस की अगर आप सीरियस हैं तो। थर्ड सब्जेक्ट की बात करेंगे हम सोसाइटी में। अब चूंकि मेरा सिलेबस मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था, तो मैंने इसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं की थी। मेरा सोशोलॉजी के मटेरियल से ही सोसाइटी कवर हो गया था। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि आंसर राइटिंग का तरीका थोड़ा अलग था। मैं ये चीज़ हर जगह बोलता हूँ, मैंने आपको जो स्टैंडर्ड सोर्स भी बताए उसमें आपने नोटिस करा होगा कि मैंने स्टैंडर्ड सोर्स सारे 10+2 लेवल के बताए। मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी भी अगर पढ़नी है तो 12 तक की एनसीईआरटी से आपको काम हो जाएगा। लेकिन जब मैं सोशियोलॉजी के या कोई भी ऑप्शनल वाला आपको ऑप्शनल के नोट्स बताएगा तो वो आपको ग्रेजुएशन की बुक बताएगा, जैसे कि इग्नू के नोट्स आप पढ़ लीजिए, जैसे कि ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली कोई बुक्स आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आंसर्स हमारे इतने बेसिक होने चाहिए कि वो 12th क्लास का कोई बच्चा भी समझ पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उतने कम वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वैल्यू एडिशन के लिए आप डेटा, फैक्ट्स, फ्लो चार्ट्स कुछ भी यूज़ करें, लेकिन आंसर्स आपके बहुत ज़्यादा थिंकर्स को कोट करते हुए, बहुत ज़्यादा थ्योरीज को कोट करते हुए नहीं होने चाहिए। ये मैं समझता हूँ। तो सोसाइटी के लिए मैंने तो सोशोलॉजी से पढ़ लिया था, लेकिन अगर किसी को पढ़ना है तो उसके लिए एन जो है 11th क्लास की, वो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप पीवाईक्यू देखो, और उसके जो सॉल्व्ड पीवाईक्यूज होते हैं
उससे आप अपना सोसाइटी वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं। अभी रिसेंट ईयर में सोसाइटी को बहुत ज़्यादा वेटेज देने लग गए, तो इन माय ओपिनियन आपको इसको अच्छे से कवर करना चाहिए। एक और चीज़ मैं जीएस के सारे पेपर्स के लिए कॉमन बता रहा हूँ, जीएस 1 2 3 4 के लिए। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 250 मार्क्स का होता है। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 15 मार्क्स के होते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट होती है 150 वर्ड्स, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में वर्ड लिमिट होती है आपको 250 वर्ड्स। तो मेंस में आपको दो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एक टाइम कंस्ट्रेंट, एक स्पेस कंस्ट्रेंट। उन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है। अगर आपने टाइम एक्सेस कर दिया किसी क्वेश्चन में तो आपके लास्ट के क्वेश्चन छूटने वाले हैं। अगर आपने स्पेस एक्सेस कर दिया तो आपको पेनल्टी मार्क्स कटने वाले हैं। अगर आपने लिमिट से कम में लिखा तो आपको मार्क्स कम मिलने वाले हैं। तो आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट का 150 का मतलब ये नहीं है कि 150 शब्द ही लिखने हैं। आप 150 के शब्द को 130 से लेकर 170 वर्ड्स तक जा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। और आपको पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 3 घंटे में। तो जीएस में मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये होती थी कि मैं पेपर पूरा करके आऊँ। मेरे को 20 क्वेश्चन में से 20 अटेम्प्ट करने होते थे। अब जैसा कि इस बार हुआ था, जीएस 1 में एक क्वेश्चन आ गया था ट्विस्टर्स वाला। इसका मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इस क्वेश्चन की जगह कोई दूसरा क्वेश्चन में और बेहतर क्वालिटी से लिख सकता हूँ, तो मेरे को 1 या 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन इसमें मैंने अगर कुछ भी लिखा तो उसको ऐसे भी एग्जामिनर काटने वाला है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है तो उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम दे दें। जैसा कि मैंने बताया आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 7 मिनट लगते हैं। तो सपोज आपके 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से कम 10 या 11 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। तो इमोशनल होके आपको 7 का 10 मिनट नहीं करना है। अगर आपने 7 का 10 मिनट किया तो आपका लास्ट में जाके कोई ना कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। और मार्किंग ऐसे होती है कि अगर आपने 10 मार्क का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर दिया तो आपको हो सकता है 7 7.5 नंबर दे दें। और अगर आपने एवरेज तरीके से भी अटेम्प्ट कर दिया तो हो सकता है आपको 5 5.5 नंबर दे दें। तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन में बहुत अच्छा लिख दिया तो मेरे को एवरेज से 2.5 नंबर ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन छोड़ ही दिया कोई, तो मेरे को तो 5 नंबर कुछ भी नहीं मिलेगा। 5 मिल सकते थे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल तो मेरे को 2.5 नंबर का लॉस हो गया ना। और मैंने जैसे बताया आपको एक एक नंबर काउंट करता है मेंस पे। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि आपको भले ही आप 20 एवरेज आंसर लिख पाएँ रादर देन 15 बेस्ट आंसर लिख पाएँ। 20 एवरेज आंसर इज ऑलवेज बेटर देन 15 एवरेज आंसर्स। तो आपको पेपर पूरा करके ही आना है इन एनी कंडीशन। और वो कैसे होगा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे। जीएस की सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो आई थिंक ये जीएस के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जीएस 2 के बारे में बात करते हैं। जीएस 2 में जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 3 है। पॉलिटी और गवर्नेंस मोर और लेस प्री में कवर हो जाती है आपकी। इंटरनेशनल रिलेशंस है, प्री में हम मोस्टली मैपिंग के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनके लिए पढ़ते हैं। बट जीएस मेंस का जो पेपर है उसमें थोड़ा सा एनालिटिकल तरीके से पढ़ना होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये अपना काम ढंग से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो थोड़ा सा एनालिटिकल तरीके से पढ़ेंगे, आईआर हेल्प करता है। और आईआर का अगर कोई स्टैंडर्ड सोर्स की बात करें तो मेरे पास तो नहीं था, और मैंने नहीं कुछ दूसरों के सोर्सेस यूज़ करे थे। मैंने न्यूज़पेपर पे रिलाई किया था। स्पेशली जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं, आप कुछ कुछ बहुत अच्छे राइटर्स हैं, जैसे सी राजमोहन सर हैं, ब्रह्मचलानी हैं, उनके आर्टिकल्स को पढ़ के अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नोट्स बना सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इशू चल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, इसराइल पैलेस्टीन, इसराइल हमास वॉर जैसे चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बात होगी, बांग्लादेश में जो रिजीम चेंज हुआ था उसके बारे में बात होगी। तो उसके आप नोट्स बना सकते हैं। अगेन इसमें मैप्स आपको वैल्यू ऐड करेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन में मोर और लेस आपको वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा। अब वर्ल्ड मैप का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा ही फ्रॉम यूएस टू रशिया, ऐसा नहीं है। आपको सपोज साउथ ईस्ट एशिया के बारे में मैप आया तो आप इंडिया का बना के यहाँ पे श्रीलंका को दिखा के, यहाँ पे साउथ ईस्ट कंट्रीज़ को दिखा के ऐसा कर सकते हैं। अगर आप पूरा मैप बनाने जाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और आपको क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज़ होगा। तो एक बॉक्स बना के आप ये थोड़ा सा मैप दिखा सकते हैं। तो, 'आईआर' में ये चीज़ वैल्यू एडिशन करनी है आपको। इसके अलावा
आईआर में मैंने आपको जो बताया आर्टिकल्स मैं पढ़ता था, उसमें से राजा मोहन सर की कोई कोट हो गई, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सर, उनकी कोई कोट हो गई, तो उसको मैं यूज़ करता था। उसके इंट्रो कंक्लूजन्स मैंने पहले से बना के रखे थे। जैसे उनकी डिप्लोमेसी को लेके बहुत सारी कोट्स हैं, उसको मैंने एक नोट्स में बना के रख लिया, उसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया किसी भी क्वेश्चन में, तो वैसे कर सकते हैं। बाकी GS2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन होता है पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चन में, वो आर्टिकल्स और केसेस को होता है। केसेस में केशवानंद भारती केस है, मिनर्वा मिल्स केस है, जितने भी केस हैं अभी रिसेंट में गवर्नर को रिलेटेड, गवर्नर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, डिलिमिटेशन को लेके कुछ जजमेंट आया था, तो ये सारे केसेस की आप एक नोट्स बना सकते हैं और उसको क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आर्टिकल्स, सपोज डिलिमिटेशन पे आया तो आर्टिकल 82 मेंशन करना है, गवर्नर पे आया तो आर्टिकल 200 मेंशन करना है। तो अब ये क्या है ना, केसेस को हो सकता है हर कोई फिर भी यूज़ ना करे, लेकिन आर्टिकल्स को कोई भी जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो अपने आंसर्स में यूज़ करेगा, और अगर आपने वो यूज़ नहीं करा तो आपके अगेंस्ट जाएगी वो चीज़, क्योंकि एग्जामिनर को एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होगी कि एटलीस्ट इसने पॉलिटी का स्टैटिक तो कवर किया है, तो ये आर्टिकल्स वगैरह तो कोट करेगा ही करेगा। तो आर्टिकल आपको जो भी करंट के इशू चल रहे हैं उसके आर्टिकल अच्छे से याद कर लेने हैं और उसको अपने आंसर्स में यूज़ करना है। अगेन मैं यही बोलूँगा कि इसमें वैल्यू एडिशन ठीक है करना है हमको, लेकिन वैल्यू एडिशन के चक्कर में अपने क्वेश्चन के रिलेवेंस से नहीं भागना है। क्वेश्चन को जो पूछा है उसी को आंसर करना है, ना कि हमको जो आता है वो आंसर करना है। जैसे डिलिमिटेशन पे सपोज कोई क्वेश्चन आया, तो हमने जो पहले नोट्स बना के रखे हैं, जो भी हमने तैयारी करी है, हम उसको लिख के आ जाएंगे। लेकिन सपोज का कॉन्टेक्स्ट से कुछ दूसरा हुआ, जैसे कि क्वेश्चन आया कि डिलिमिटेशन की क्या रिलेवेंस है आज के टाइम में, आपको क्या लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और हम लिखे जा रहे हैं कि उस पर डिलिमिटेशन क्या है, कब हुआ था, क्यों हुआ था, पास्ट की कोई नहीं है ना, हमसे पूछा है कि डिलिमिटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसके प्रो और अगेंस्ट में हमको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, दैट्स इट। तो अगर आप क्वेश्चन के रिलेवेंट आंसर लिखेंगे टू द पॉइंट, तो वो आपको रिवॉर्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट GS3 की तरफ चलते हैं। GS3 के सब्जेक्ट्स की बात करूँ, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक। ये ऐसा पेपर है, इसमें मैं बताऊं, वही 250 मार्क्स का पेपर है, लेकिन इसमें मेरे 89 मार्क्स है, टॉपर के भी 103 मार्क्स है। इसमें स्केलिंग मार्क्स की कमी रहती है, लेकिन ये मेरी अपनी समझ है कि इसमें मार्क्स कम क्यों रहते हैं, क्योंकि ये सारी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको डेटा कोट करना होता है, जिसमें आपको अच्छे से आंसर्स लिखना होता है कि सामने वाले को लगे कि आपने स्पेसिफिक आंसर लिखा है, ना कि जनरलाइज आंसर। भले ही सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़ पेपर 3 है, लेकिन आपको आंसर्स थोड़े से स्पेसिफिक लिखने होते हैं। आप स्पेसिफिक आंसर कैसे लिख सकते हैं, जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का कोई क्वेश्चन आया, तो उसमें आप इन्फ्लेशन के डेटा को कोट कर सकते हैं। आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कोट कर सकते हैं, उसमें कौन सा सेक्टर है जिसने इन्फ्लेशन को ज़्यादा ट्रिगर करा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें आप जितना डेटा फैक्ट से आंसर लिखेंगे उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, चाहे वो इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, साइंस एंड टेक हो। डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन आप मैप्स का यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही है कि वैल्यू ऐड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सैचुरेशन हो जाए, उसको एग्जामिनर को इरिटेट करने लग जाए। मैं फिर से ये बात बोलूँगा कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी को पढ़ के ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर कहाँ है। उसको पहली दूसरी लाइन पढ़ते ही कि हाँ इसने ठीक है रिलेवेंट आंसर शुरू कर दिया है, आगे बढ़ो, वो आपको बिना देखे भी मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर उसको ढूंढना पड़ गया कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, अभी तक भाई मुद्दे की बात कहाँ है, तो वो आपको फिर मार्क्स नहीं देगा। तो आप क्वेश्चन के टू द पॉइंट आंसर लिखो। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसी सब्जेक्ट है जो प्री में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसके लिए अलग से मैंने सोर्स तो कोई यूज़ नहीं किया था, करंट अफेयर ही देखे थे। बट अगेन जो ऐसी सब्जेक्ट्स है प्री में नहीं है, खाली मेंस में आती है, उसमें हम आसानी से थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा पूछ लेगा तो वो नक्सलिज्म, और अभी तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें 39 माओइस्ट को न्यूट्रलाइज किया था, उसके बाद कह रहे हैं कि हम 2028 तक बिल्कुल वाइप आउट कर देंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए। नक्सलिज्म पूछ लेंगे, टेररिज्म पूछ लेंगे, ड्रग्स की प्रॉब्लम पूछ लेंगे, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की बात पूछ लेंगे। तो ये कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करके इसके एक एक पेज के नोट्स बना लिए थे मैंने, तो उसमें करंट अफेयर से जो भी वैल्यू एडिशन करना था वो कर लिया था, तो उससे मेरा कवर हो गया था। उसके बाद जो भी मैं मॉक्स टेस्ट लिखता था उसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो मैंने कवर नहीं किया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को उठा के अपने नोट्स में ऐड कर लिया, लास्ट में जाते टाइम रिवाइज कर लिया, कंप्लीट हो गया।
सिमिलरली साइंस एंड टेक में देखोगे बहुत अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार आया था कि कौन सी ऐसी वाटर प्योरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है जिनसे हम फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एस्टेरॉयड आ रहा है, उसको इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते, कुछ रैंडम क्वेश्चन आते हैं। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि इसमें मॉक्स हेल्प करते हैं। अगर आपने मॉक्स में पहले ही रैंडम क्वेश्चन को हैंडल करना सीख लिया, क्योंकि आपको पता है एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, उसको कैसे अवॉइड करना है, उसके भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा कि यहाँ से एक मिसाइल छोड़ो, वो जाके इम्पैक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। चाहिए तो उसको किसी तरह से उसके जो क्लास जिसमें वो रोटेट कर रहा है उसको थोड़ा सा डिविएट कर सकते हैं। तो आप कुछ ना कुछ आइडिया आपको रहेगा और आप उसको यूज़ करके आंसर लिख सकते हैं। अगर आप उसमें अपना बेस्ट आंसर भी नहीं लिख पाएंगे, एवरेज आंसर भी लिखेंगे, तो आपको 4, 4.5, 5 मार्क्स तो मिलेंगे ही। और 1-1 मार्क की फाइट है, ये तो आपको पता ही है। तो GS3 में मैं फिर से ये बात कहूँगा कि आप नोट्स में जितना हो सके वैल्यू एडिशन की कोशिश करें। चाहे वो डेटा फैक्ट्स हो, चाहे वो मैप्स हो, चाहे वो फ्लो चार्ट डायग्राम, ग्राफ्स वगैरह हो, उसमें यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि एग्रीकल्चरल आउटपुट का क्या स्टेटस है इंडिया में, तो उसमें ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमी में GDP के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें ग्राफ्स का कि 23 में इतना प्रोडक्शन था, 24 में इतना प्रोडक्शन था। तो इस तरह से आप GS3 में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एथिक्स की। एथिक्स में मेरे 131 मार्क्स थे, काफ़ी अच्छा स्कोर है ये, वन ऑफ द हाईएस्ट। तो एथिक्स में क्वेश्चन 3 तरह क्वेश्चन आते हैं। इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में केस स्टडीज होती हैं। 6 केस स्टडी आती हैं 20 मार्क्स की। तो 120 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। और इसमें अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस के 2 सेक्शन, 1A 1B ऐसे 2-2 होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके 3 पार्ट होते हैं, ABC। ये कोर्ट वाला क्वेश्चन होता है। कोर्ट को आपको इंटरप्रेट करके उसके आंसर लिखने होते हैं। तो 3 तरह क्वेश्चन होते हैं। एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा, एक कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, और 6 केस स्टडीज आ जाएंगी। अब एथिक्स में मैं आपको एक जो बोलते हैं ना रामबाण, वो बता देता हूँ मार्क्स स्कोर करने का। सबसे पहला होता है आपका पेपर कंप्लीशन। एथिक्स में कम से कम 40% लोग ऐसे होते हैं जो पेपर को पूरा नहीं कर पाते। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन। पेपर दिखने में आपको सुंदर होना चाहिए, एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। और तीसरा होता है प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर आपने ये 3 स्टेप्स एथिक्स के पेपर में फॉलो कर लिए, मैं श्योर हूँ कि आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि मैंने ये 3 स्टेप्स फॉलो करके मार्क्स लेके आया हूँ। पेपर कंप्लीशन का क्या मतलब है कि एथिक्स में 6 केस स्टडी आती है। अब ज़्यादातर लोग क्या, जिन्होंने अच्छे से मॉक में प्रैक्टिस नहीं करी, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको नहीं देखा है, वो लोग क्या करते हैं, पहले केस स्टडीज़ करने बैठ जाएंगे। केस स्टडीज़ में सबसे पहले तो क्वेश्चन पूरा एक फुल पेपर, फुल लेंथ जो पेपर होता है A4 साइज, उसमें फुल साइज पेपर में एक क्वेश्चन लिखा आता है। उसको पढ़ने में आपको 5 मिनट लगेंगे अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं करी है। उसके बाद उसमें सिचुएशन दी होती है, उसको समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में, और उसका आंसर सोचने में आपको अलग से टाइम लगेगा। उसको एक केस स्टडी में 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 4 पन्ने मिलते हैं, तो उसको 4 पन्ने भरने में आपको अलग से टाइम मिलेगा। जबकि एक केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए मुश्किल से मुश्किल आपके पास 15 मिनट होते हैं। 15 मिनट में आपको एक केस स्टडी सॉल्व करनी है, क्योंकि आपको टोटल 180 मिनट्स होते हैं। 180 मिनट्स में से 90 मिनट्स आपको दोनों सेक्शन को देने होते हैं। तो अगर 5-6 क्वेश्चन को आप 90 मिनट दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन के 15 मिनट ही आए ना। तो 15 मिनट में आपको एक पेज का क्वेश्चन पढ़ना है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोचना है, और उसमें 4 पन्ने भर के आने हैं। तो आप सोच लो कि अब कितना डिफिकल्ट होता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो इसीलिए लोग पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, केस स्टडीज़ में क्या होता है ना, आपको इमेजिनरी सिचुएशन देती है। सपोज यू आर डिस्ट्रिक्ट का DM, और आपके सामने ये प्रॉब्लम आई। सपोज मैं एक अगर एग्जांपल दूँ, तो एक आंगनवाड़ी वर्कर है, वो भोजन कुक करती हैं, बट सिंस उनकी कास्ट दलित है, तो बच्चे खाना नहीं चाहते और उनके पेरेंट्स बच्चों को खाने भी नहीं दे रहे। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये तो रियल लाइफ प्रॉब्लम थी, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पता भी है क्या किया था, कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वो गए थे वहाँ, जाके उन्होंने खुद बच्चों के साथ बैठ के खाना खाया था। तो ये हमारे पास आंसर रेडीमेड अवेलेबल है। बट ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको आइडिया नहीं है, जिसमें आपको डिलेमा है,
उसको आपको सोचना पड़ रहा है, तो उसको कैसे करोगे? तो यहाँ पे प्रैक्टिस काम आती है। आपको हर क्वेश्चन में स्टिक करना है कि मेरे को 15 मिनट में ये केस स्टडी कंप्लीट करके आगे बढ़ना है, अदरवाइज आपका पेपर पूरा नहीं होगा। पेपर पूरा नहीं होगा तो आप मार्क्स अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो अप्रोच होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सपोज डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है तो एक अप्रोच हो सकता है आपको सीधा ही लाठी चार्ज करवा देंगे या फिर क्राउड डिस्पर्स करने के लिए फोर्स का यूज़ करेंगे। एक अप्रोच हो सकता है कि हम उसके क्राउड के लीडर को बुलाएंगे, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है उनके लीडर को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट हमारा स्टेप होगा वो माइल्ड फोर्स का यूज़ हो सकता है। तो अब प्रैक्टिकल अप्रोच कौन सा है आप बताओ? सेकंड है ना, बिकॉज हम डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेसी में वी द पीपल हैव पावर। तो अगर हम पहला स्टेप ही फोर्स को यूज़ करना रखेंगे तो डेमोक्रेसी कैसे चल पाएगी? नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी होती है, और इसके लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो एक तो है कि आप टॉपर्स की कॉपी को पढ़ें। स्पेशली मैं बोलूँगा कि आदित्य सर की जो कॉपीज़ हैं उसको आप पढ़ें, उसमें आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। दूसरा एडिशनल सोर्स मेरा क्या था कि जो लोकल न्यूज़पेपर आता है, चूँकि नेशनल न्यूज़पेपर है उसमें तो आपको ये सब इश्यूज़ नहीं मिलेंगे, जो लोकल न्यूज़पेपर आता है उसमें आता है कि डेली यहाँ पे वाटर लॉगिंग का इशू है, लोगों ने एसडीएम को अपनी प्रॉब्लम दी, उसने क्या क्या स्टेप्स लिए, 2-3 दिन में पूरा ट्रेल आता है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है, कैसे वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वो अप्रोच आपको हेल्प कर सकती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कैसे करना है, बट आपको आंसर राइटिंग करनी है इसकी, ताकि आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। जो कोर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, कोर्ट वाले क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए मैं ऐसे वाली अप्रोच लेता था कि 2 पेजेस मिलते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है कोर्ट का, 3 कोर्ट होते हैं ऐसी। तो उसको शुरू में मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स दे दूंगा कि ऐसे ऐसे होता है, उसके एग्जाम्पल्स दे दूंगा, और उसको अच्छे से लुकिंग फॉरवर्ड तरीके से कंक्लूड कर दूंगा। तो अगेन आप टॉपर्स कॉपी देखेंगे तो आपको इसका ज़्यादा आइडिया लगेगा, बट कोर्ट को मैं ऐसे की तरह हैंडल करता था और मुझे उसने मार्क्स भी फैच करे। बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन है, थ्योरी वाले क्वेश्चन के लिए मैंने ये किया था कि मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। नोट्स में एक एक कीवर्ड, जैसे कुछ वैल्यूज़ हैं हमारी, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मतलब एक सिलेबस है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। उसमें थिंकर्स के नाम ऐड कर सकते हैं, जैसे प्लेटो के जो कार्डिनल वर्चूज़ हैं, या सोक्रेटिस ने क्या बोला था। इन सब के आप नोट्स एक बार बना लें, उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लें, और जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें कीवर्ड्स डालने की कोशिश करें, बिकॉज कीवर्ड्स को देख के एग्जामिनर को आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसको क्या पूछा गया है उसके बारे में पता है, और वो मार्क्स से के आगे बढ़ जाएगा, वो आपका क्वेश्चन को ज़्यादा सीरियसली देखेगा भी नहीं। तीसरा, प्रेजेंटेशन तो मैटर करता ही है। अगर आपकी कॉपी दिखने में अच्छी है तो आपको मार्क्स अच्छे फैच होंगे, उसमें नो डाउट अबाउट इट। आपको मैं राइटिंग बहुत फोकस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मोती जैसे अक्षर लिखें, बट आपकी कॉपी दिखने में अच्छी होनी चाहिए, एग्जामिनर को ये फील नहीं होना चाहिए कि पढ़ने में जोर आएगा मेरे को। तो आई थिंक दिस इज़ इट। एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहता था बिफोर गोइंग टू ऑप्शनल, टाइम मैनेजमेंट। मैं पेपर के टाइम टाइम मैनेजमेंट करने की बात कर रहा हूँ, कि जब पेपर दे रहे हैं तो हमको कैसे टाइम मैनेज करना है कि हर क्वेश्चन हो जाए। तो मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। जब मैंने पहला पेपर लिखा था तो मेरे को 5 घंटे लगे थे, पेपर 3 घंटे वाला पेपर 5 घंटे में पूरा किया था मैंने। लेकिन 5वें 6वें पेपर तक आते आते मैं 3 घंटे के अंदर अंदर टाइम को लेके आ गया था। तो उसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ यूज़ करी थी। एक तो माइक्रो मैनेजमेंट मैंने किया था। आप रादर देन ये देखने के कि मेरे को 5 क्वेश्चन आधे घंटे में करने हैं, आप ये देखिए कि मेरे को हर क्वेश्चन 7 मिनट में करना है। क्योंकि आपको मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको 7 मिनट में करने होते हैं, 15 मार्क्स के आपको 11 मिनट में क्वेश्चन करने होते हैं। ये 70 मिनट हो गए, क्योंकि 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, ये 110 मिनट हो गए, टोटल 180 मिनट हो गए। और इस 180 मिनट में आपको जो इन्विजिलेटर आएगा उसको साइन भी करने हैं अटेंडेंस शीट पे, कुछ 1-2 मिनट का डिस्टर्बेंस भी हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको हर क्वेश्चन 7 मिनट और 11 मिनट में करना है, उसमें भी एक आध क्वेश्चन में आपको 1-2 मिनट बचानी है। तो आपको हर क्वेश्चन में माइक्रो मैनेज करना होता है। मैं तो ये करता था कि कोई भी क्वेश्चन मेरा 7 और 11 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में मेरे को 11 की जगह 12 मिनट लग गए तो अगले क्वेश्चन में मेरे को 11 मिनट से 10 मिनट करना ही है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो 1-1 मिनट का डिले लास्ट पे जाके मेरे को 1 या 2 क्वेश्चन कॉस्ट कर देगा। और मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया कि मेंस में एक एक नंबर की कितनी फाइट है। एक एक नंबर से आप 10-10, 15-15 रैंक पीछे चले जाओगे, आपकी सर्विस छूट सकती है, आपका लिस्ट में नाम छूट सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि टाइम मैनेज करना है। दूसरा, टाइम मैनेज करने के साथ साथ आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करें कि आपको टाइम सही से मैनेज हो जाए, क्योंकि
20 में से कम कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनकी आपको हवा भी नहीं है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं क्या करता था, मैं पेपर पहले 5 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, लिखना हमको एग्जैक्ट उसी टाइम पे अलाउ होता है। तो 5 मिनट में क्या करता था, मैं पूरे पेपर को एक बार स्कैन कर लेता था। 10 या 11 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसको सब कुछ जानता हूँ, अच्छे से लिख लूँगा। तो उसको मैं टिक मार्क कर लूँगा, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि मेरे से वो क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ या फिर कम टाइम दे रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा टाइम दूँगा तो मेरे लास्ट के क्वेश्चन छूटेंगे, कम टाइम दूँगा तो मेरी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी। तो दोनों चीज़ नहीं करता था मैं। उसको जो भी निर्धारित टाइम है उसी में करूँगा मैं, और जो क्वेश्चन मेरे से थोड़े से कम आ रहे हैं उसके बाद करूँगा। तो उससे क्या होगा ना, अभी मेरे को साइकोलॉजिकल बूस्ट मिल रहा है कि मेरा 150 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो गया, अभी 100 मार्क्स का पेपर बचा है। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे को आता है उसके पॉइंटर्स पेपर में नोट कर लूँगा और उन्हीं को जोड़ के मैं आंसर्स अपना बना दूँगा। ये चीज़ आप कब अच्छे से समझ पाएँगे, जब आप मॉक्स लिखेंगे और मॉक्स में आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई थी कि ऐसे सॉल्व करना होता है ताकि मेरा टाइम बच जाए और मैं पेपर टाइम से पूरा कर पाऊँ। आई थिंक ये चीज़ तो आपको पता होगा कि लिखना कैसे होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वाला। ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 2 पेज मिलेंगे, तो आपको शुरू की 3-4 लाइन में इंट्रो लिखना है, बाकी पूरा बॉडी लिखना है, उसके बाद लास्ट में 2-3 लाइन में कंक्लूड कर लेना है। तो आई डोंट थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आप कुछ-कुछ सब्जेक्ट के, कुछ-कुछ थीम के रेडीमेड बना सकते हैं, बाकी के आप जेनेरिक इंट्रो कंक्लूजन लिख सकते हैं विद सम डेटा, विद सम डेफिनेशन। इंट्रो करने के 2-3 तरीके होते हैं। हम, अगर किसी को इसमें डाउट है तो हम सेपरेटली इसके बारे में बात कर सकते हैं, आप मेरे को बता सकते हैं। अदरवाइज़ आई थिंक मैंने पूरी बात कर ली है। अब हम ऑप्शनल पे आ जाते हैं। तो मैंने बताया था मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी में मेरे को अच्छे मार्क्स मिले हैं एंड आई थिंक आई एम गेटिंग आईएएस बिकॉज ऑफ सोशियोलॉजी ओनली। तो सबसे पहले तो ऑप्शनल सेलेक्ट कैसे करना होता है उसके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। मैंने 2018 में, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है, बट मैंने सोशियोलॉजी चूज़ किया बिकॉज मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2023 में। मेरे को 5 साल हो चुके थे, मैं अपनी सब्जेक्ट के टच में नहीं था, मेरे को दोबारा से सब कुछ शुरुआत करनी थी। तो अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेता तो मेरा टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगते, तो मेरे को सोशियोलॉजी में ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया मैंने, तो सोशियोलॉजी मेरे को बेटर लगी। सिलेबस छोटा था, लग मेरे को इंटरेस्टिंग रही थी, और उसमें मार्क्स का ट्रेंड जो था वो अच्छा था। तो अगर मैं ऑप्शनल चूज़ करने के 3 क्राइटेरिया बताऊँ, तो एक तो हो सकता है इंटरेस्ट, दूसरा हो सकता है सिलेबस, तीसरा हो सकता है मार्क्स का ट्रेंड, और चौथा हो सकता है कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी। तो आई थिंक आपके टाइम में मटेरियल की अवेलेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू, आपको हर ऑप्शनल के लिए अच्छे अच्छे मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। तो बट ठीक है, ये आप देख सकते हैं, बट मेरे लिए, मैं श्योर था कि मटेरियल तो मेरे को ऑप्शनल का मिल ही जाएगा, बट मेरे को सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा था, मेरे को पढ़ने में अच्छी लग रही थी ये सब्जेक्ट। सिलेबस इसका काफ़ी छोटा था, तो मेरे को ये भी इशू नहीं था कि टाइम से पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और मार्क्स अगर देखो तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे सोशियोलॉजी में। हालांकि कुछ साल, इस साल अगर 24 के मार्क्स देखे तो सोशियोलॉजी के मार्क्स थोड़े से डिप हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुचर कर दिया गया है सोशियोलॉजी को, तो मेरे को ठीक लग रहा था, तो इसके लिए मैंने सोशियोलॉजी चूज़ कर लिया। अब इंटरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं जस्ट 1 मिनट में इसको बोलना चाहूँगा कि आपको सोशियोलॉजी के साथ अगले 12, 24 या 36 महीने, जितना भी आपका साइकिल चलने वाला है, उसमें रहना है। अगर आप इस सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको हर दिन एक साइकोलॉजिकल बर्डन होगा कि मैं इसकी जगह ये लेता तो मेरे को ज़्यादा अच्छा होता। अगर आप सपोज़ मैथ में अच्छे हो, आपने मैथ लिया है, लेकिन आपको साइकोलॉजिकल बर्डन है कि मैं अगर सोशियोलॉजी लेता तो शायद अच्छा होता, तो आप मैथ में अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाओगे। तो उससे बेटर है कि आप 2-3 दिन बैठो, सिलेबस को देखो, पीवाईक्यूज़ को देखो, और अपना डिसीजन लो खुद का, जिस पे आपको स्टिक रहना है। तो मैंने इस तरह से सोशियोलॉजी का डिसीजन लिया था और पढ़ाई करी थी मैंने। तो आई थिंक अब जो लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने वाले हैं या लेने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए रिलेवेंट है ये चीज़। बाकी ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट जल्दी से एक बार समराइज़ कर देता हूँ मैंने सोशियोलॉजी में क्या-क्या किया था जो मेरे लिए काम करा। सबसे पहले सोशियोलॉजी के सोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने हर्लमोस बुक, उसकी सेलेक्टिव स्टडी करी थी, जो ब्लू ग्रीन वाली एक मोटी बुक आती है, हर्लमोस एंड हॉलबॉर्न, वो वाली पढ़ी थी। ये मेरा बेसिक टेक्स्ट था। उसके बाद मार्केट से मेरे को एक क्लास नोट्स मिल गए थे, उनको मैंने बेस नोट्स बना लिया था अपना, और उसके ऊपर मैंने करंट अफेयर से जो भी वैल्यू एडिशन करना था, पी वाई क्यूज के कोई सपोज टॉपिक उसमें नहीं कवर किया हुआ है, तो वो मैंने उसमें ऐड ऑन कर लिए थे। और जो मैं टेस्ट सीरीज लिख रहा हूँ, मैंने
4 टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करी थी। मैं इस पॉइंट पे भी आऊँगा कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी जो आपको नहीं करना है। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करी थी और मैं टाइम की कमी के लिए सारे आंसर्स तो नहीं लिख पाया था, बट मैं आंसर्स देख के उसमें से कुछ चीज़ मेरे को वैल्यू एडिशन करनी थी, वो मैं कर लेता था। अब सोशियोलॉजी में मेरे अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी फ़ॉलो करी, मैंने जो मेरे बेसिक नोट्स थे वो तो बना लिए थे। उसके अलावा मैंने एक माइक्रो नोट्स जैसे चीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने कीवर्ड्स जो थे, जो थिंकर्स के नाम थे, उनको लिखा था। एक-एक थ्योरी, उसके अगेंस्ट में उसके थिंकर्स, उसके अगेंस्ट में उसके कीवर्ड। सपोज़ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कास्ट की बात कर लेता हूँ। जो सोशियोलॉजी के लोग हैं वो रिलेट कर पाएँगे। तो कास्ट का अगर कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें मेरे को श्रीनिवास को मेंशन करना है, उसमें मेरे को बेते को मेंशन करना है। नॉट इन वन क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन में सारे मेंशन नहीं करने, बट इनमें से कोई भी मेंशन कर लेता हूँ। उसके अलावा जैसे श्रीनिवास को अगर मेंशन करा है, तो मेरे कुछ कीवर्ड्स जैसे संस्कृताइजेशन हो गया, डोमिनेंट कास्ट हो गया, तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स मैंने बना लिए थे जो कि मेरे को उस क्वेश्चन में मेंशन करने हैं। तो इससे क्या है ना, एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, ये वेल रेड स्टूडेंट्स है, इसको पता है कि क्या पूछा है। अगेन, मोर देन वैल्यू एडिशन, ये जो थिंकर्स के नाम, थ्योरीज के नाम, कीवर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका आंसर रिलेवेंट होना चाहिए क्वेश्चन के। अगर आपका क्वेश्चन से रिलेवेंट आंसर नहीं है, तो आप कितना भी वैल्यू एडिशन कर लो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फ्लो में रिलेवेंट क्वेश्चन लिख दिया तो आपको फैच करेगा वो मार्क्स। पेपर 1 पेपर 2 में अलग अलग होता है। तो पेपर 1 में मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी कि मैं बहुत इनरिच्ड आंसर लिखूंगा, और पेपर 2 में मैंने बोला था कि इंडियन सोसाइटी का पेपर है पेपर 2, तो पेपर 2 में मैं कोशिश करता था कि एक ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जीएस की तरह, बट जीएस और ऑप्शनल के समवेयर इन बिटवीन में आंसर लिखता था। उसमें थिंकर्स वगैरह मेंशन होते थे, बट उसको ओवरडू नहीं किया। आंसर्स को सिंपल रखा, फ्लो में रखा, और रेलेवेंट टू द पॉइंट आंसर लिखे। तो आई थिंक उसने काम किया है। अब सारे ऑप्शनल वालों के लिए एक जनरल सोशियोलॉजी के लिए अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा या जो भी है। बट अभी मैं बात करूंगा इन जनरल ऑप्शनल में पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। ऑप्शनल के भी 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल में जीएस की तरह ऐसा नहीं होता 20 क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन हमको कंपलसरी अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑप्शनल में आपको चॉइस होती है क्वेश्चंस की। आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी क्वेश्चंस इस तरह से अटेम्प्ट करने होते हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में से एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। उसके बाद और 2 क्वेश्चन आपको किधर से भी अटेम्प्ट करने होते हैं। जो सेक्शन 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टोटल 8 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, और उसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो पहला पहला क्वेश्चन है, सपोज 1 2 3 4, तो पहला पहला क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है। इसके अलावा आपको एक एक क्वेश्चन दोनों सेक्शंस में से लेना है। इस तरह से करना है कि टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो जाए। एक क्वेश्चन 50 नंबर का है, तो आपको 50 × 5 250 मार्क्स का पेपर हो गया। अब क्वेश्चन सिलेक्शन इसमें मैटर करता है, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जिसके पास आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, तो आप अच्छा आंसर लिख जाएंगे और आपको आंसर रिवॉर्ड करेगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन का सिलेक्शन गलत किया, तो आपके आंसर्स कितने भी वैल्यू एडेड हो सकते हैं, लेकिन आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो ऑप्शनल में क्वेश्चन सिलेक्शन मैटर करता है। सेकेंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट। जीएस में आपके पास 20 क्वेश्चन होता है, आपको टाइम का आइडिया रहता है कि इतना 7 मिनट और 11 मिनट में करके हो जाएंगे। बट ऑप्शनल में क्या है ना, आपको बीच में से पेजेस छूट रहे हैं, तो पेजेस भी टर्न करने हैं, आपको क्वेश्चन भी सिलेक्शन करना है। तो ऑप्शनल में आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते टाइम ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कैसे हम बेस्ट तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर सकें, क्योंकि पेपर ऑप्शनल में भी पूरा करना होता है। पेपर पूरा नहीं करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, 1-2 क्वेश्चन छूट गए या फिर हमने जानबूझ के छोड़ दिए बिकॉज हमको नहीं आते थे, वो बात अलग है। बट इन जनरल आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका पेपर पूरा हो। पेपर पूरा हो गया तो, और आपने बहुत अच्छी क्वालिटी भी नहीं लिखी है, एवरेज क्वालिटी के भी आंसर्स लिखे हैं, तो यू कैन बी श्योर कि आप मेंस का कट ऑफ तो क्लियर कर ही रहे हो एटलीस्ट। तो आई थिंक ऑप्शनल के बारे में मेरे को इतना ही बताना था। उसके बाद एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा। मैंने जब शुरू में मेरे मार्क्स बताए थे, तो मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि मैं जब स्ट्रेटेजी बना रहा था, मेरे को कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम अलोकेट करना है, तो मैं प्रीवियस ईयर टॉपर्स के मार्क्स देख रहा था। तो ये मार्क्स आप देखो, जीएस 1 2 3, जीएस ये ऐसे है, जीएस 1 2 3, इसमें तीनों पेपर में मिला के करीब करीब 300 मार्क्स है। ये आउट ऑफ 70 है, 750।
750 में से 300 मार्क्स आए जीएस में मिला के, और ऑप्शनल में 293 मार्क्स आउट ऑफ 500। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे 2 पेपर में मेरे पास स्कोप है कि मैं 300 मार्क्स ले सकूं, वहाँ पे 3 पेपर में 300 मार्क्स, और ऐसा नहीं कि ये मेरे मार्क्स है, आप टॉपर के मार्क्स भी देखोगे उसको 300 330 इसके आसपास मार्क्स रहते हैं टॉपर्स के भी, जीएस 1 2 3 में मिला के। तो मेरा कहने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि ऑप्शनल बहुत ही हाई यील्डिंग पेपर है, ऑप्शनल एंड एथिक्स। ऐसे भी है बट ऐसे में हम क्या है ना, अभी स्केलिंग डाउन हो रहा है मार्क्स का, लेकिन ऑप्शनल और एथिक्स में यू कैन बी श्योर कि अगर आपने अच्छे से टाइम दे दिया, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बना ली, टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव कर ली, तो आपको बहुत अच्छे डिविडेंड मिलेंगे। तो आपको फोकस करना चाहिए कि आप ऑप्शनल में, मैं जैसे करता था प्री और मेंस के बीच में जो टाइम था, तो मैंने अपने टाइम को 40-60 में स्प्लिट किया था। मैं अपने टाइम को करीब 40% टाइम को ऑप्शनल में देता था, 60% टाइम जीएस को देता था, तो इसने मेरे को डिविडेंड दिया है। सिमिलरली एथिक्स में अगर आपने, मैंने जो 3 स्टेप बताई थी कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया, प्रेजेंटेशन अपना ठीक ठाक रख लिया और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दिया, तो आपको एथिक्स में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपना टाइम मैनेजमेंट कर लें। लास्ट में इंटरव्यू ठीक है, बहुत बात की स्टेज है, बट फिर भी मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। प्रीलिम्स टेस्ट वाला स्टेज होता है, 275 मार्क्स है। इसमें मार्क्स का वेरिएशन आपको मिलेगा। टॉपर्स के करीब करीब 215 मार्क्स होते हैं, और जो लोएस्ट मार्क्स है वो 100 नंबर तक भी जाते हैं। तो अब आप देख लो 115 मार्क का जो वेरिएशन है उसको आप कैसे कवर करोगे। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कवर करने के लिए आपको खाली 2 ही चीज़ है। एक, आप जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उसमें आपका जो भी एंट्री की है आपने, चाहे वो आपका नेम हो, चाहे आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट हो, उसको आप अच्छे से तैयार कर ले। और अभी तो क्या है ना, प्री के टाइम पे ही ये लोग भरवा लेते हैं, तो आप सोच समझ के उसको भरें। थोड़ा सा टाइम ले ले 1-2 दिन का, लेकिन सोच समझ के भरें, उसको अच्छे से तैयार करें और उसको अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर करें आप। दूसरा डेफ था एक, दूसरा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स प्री और मेंस में है। प्री में आपको करंट अफेयर आपने पढ़ा, आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप देख के उसको बता सकते हैं। मेंस में आपने कोई करंट अफेयर पढ़ा, आपको उसके बारे में थोड़ा समझ आ गई, आपने पॉइंट्स बना लिया, आप उसको पॉइंट्स को जाके लिख के आ जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इंटरव्यू में आपने करंट अफेयर का या कोई भी पॉइंट एक बोला, तो तुरंत उस पर काउंटर क्वेश्चन होगा। तो उस काउंटर क्वेश्चन को आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपकी उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। उस अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए मैंने क्या किया था, 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं। एक रेगुलर न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस, और दूसरा न्यूज़पेपर मैं पढ़ता था इकोनॉमिक टाइम्स। उसमें मेरे को इकोनॉमिक इश्यूज़ की काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। इसके अलावा मैंने कुछ न्यूज़ चैनल फॉलो किए थे, जैसे शेखर गुप्ता सर का आता है कट द क्लटर, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऐसे ही एक विंटेज विद पलकी शर्मा मैम, उनका न्यूज़ चैनल फॉलो किया था। तो इससे मेरे को टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो कोई भी जब डिस्कशन होगा, क्योंकि इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट योर नॉलेज, इंटरव्यू इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है कि मैं आज कोई भी चीज़ आपको बता पा रहा हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ को खुद करा है, मेरे को उसके बारे में डिटेल नॉलेज है। अगर मैं ब्लफ करूँगा तो सामने वाला मेरे को तुरंत पकड़ लेगा कि ये ब्लफ कर रहा है और इसकी पर्सनैलिटी, इंटेग्रिटी नहीं है इसके अंदर, ये बोलता कुछ है करता कुछ है। तो इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको कन्विक्शन आना चाहिए कोई चीज़ को बोलने से पहले, और वो तब आएगा जब आपने उसके ऊपर टाइम स्पेंड करा है। तो आई थिंक ये दोनों करने से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कॉन्फिडेंस से आंसर दो। मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज़ इसमें हेल्प करते हैं। आप जाओ मॉक इंटरव्यूज़ को बिल्कुल रियल इंटरव्यूज़ की तरह लो, ओनली द इंटरव्यू पार्ट, नॉट द मार्क्स पार्ट। मार्क्स आपको इंटरव्यूज़ में कुछ भी दे ना, तो उससे परेशान होना है ना ही बहुत ज़्यादा खुश होना है। आपका मॉक इंटरव्यू बिल्कुल अलग होने वाला है रियल इंटरव्यू से। तो आप उसको खाली ये देखने की तरह लें कि मेरा कोई एरिया ऑफ प्रिपरेशन छूटा तो नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एकदम से स्टैंड आउट कर रही है, जो मेरे को नहीं करना चाहिए। तो आपको ये चीज़ मॉक इंटरव्यू से एनालाइज करनी है और अपनी प्रिपरेशन को डेफ और करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही बढ़ाना है। और इंटरव्यू में तो अभी काफ़ी टाइम है, इंटरव्यू में तो आपको बहुत गाइडेंस मिल जाएगी। तो आई थिंक इंटरव्यू के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब लास्ट के 1-2 मेरे से जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करके हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। एक तो कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं करंट अफेयर को कवर करने के लिए। एक तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, एक मंथली कंपाइलेशन आते हैं उनको देख लो।
तो मैं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने में बिलीव करता था, बिकॉज मंथली कंपाइलेशन 30 दिन का न्यूज़ करंट अफेयर्स, उसको आप फ़िल्टर डाउन कर रहे हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिस आउट होगी। उसके बाद आप उसको 1 या 2 दिन में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पूरा कवर अच्छे से नहीं कर पाएँगे। उसके बजाय आप डेली का 1 या डेढ़ घंटा लगा के उसको कवर करो। अंडरस्टैंडिंग तो बेटर होगी, आपका कवरेज भी एक्सटेंसिव होगा। क्योंकि प्रीलिम्स में वाइड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेंस और इंटरव्यू में डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है। तो न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ता था, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। मंथली करंट अफेयर्स आप तब पढ़ सकते हो जब आपका किसी कारणवश छूट गया हो, बाकी कोशिश करो कि डेली पढ़ें। उसके अलावा न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते थे कि नहीं, मैं तो नहीं बनाता था। इंटरव्यू के टाइम में मैं थोड़ा बहुत जॉट डाउन करता था पॉइंट्स को, बट उसके टाइम में तो कुछ भी वैल्यू एडिशन करना है, खाली उसको डेटा फैक्ट्स, कोई रिपोर्ट आई है, कुछ भी आया तो उसको खाली अपने नोट्स में ले लेता था। बाकी एज सच मैंने नोट्स नहीं बनाए। नेक्स्ट ये होता है कि आप नोट्स मेकिंग कैसे करते थे, नोट्स मेकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स नोट्स मेकिंग करनी चाहिए, 2 स्टेज में करनी चाहिए। एक आपके प्राइमरी नोट्स होते हैं जो आप पढ़ते टाइम जो फाउंडेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं तो क्लास नोट्स आपके रहेंगे, वो आपके प्राइमरी नोट्स होंगे। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जो आप लास्ट में रिवाइज करेंगे। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप टॉपिक वाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे सिलेबस के टॉपिक है उन टॉपिक वाइज आप नोट्स बना लीजिए, उसमें कुछ भी आ रहा है वैल्यू एडिशन करते जाइए। सबसे बढ़िया चीज़ है ये आपका A4 पेज है, A4 पेज में इतने में आपके नोट्स बना लो और ये पेज को खाली छोड़ दो, ये जगह को खाली छोड़ दो। तो ये जगह में कुछ भी वैल्यू एडिशन करना है तो आप यहाँ पे करते जाओ। तो उससे क्या है ना, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाएंगे आपके। इसके बाद आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो जिसको कम टाइम में आसानी से आप रिवाइज कर सको। तो नोट्स के बारे में हो गया, शॉर्ट नोट्स के बारे में हो गया। और क्या है, रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन एक बार, जैसे मैं लक्ष्मीकांत की बात करूँ, लक्ष्मीकांत 700 पेज की बुक है, बहुत बल्कि बुक हो जाती है, तो लोग बोलते हैं कि रिवाइज तो करने का टाइम ही नहीं है। मैं बोलूँगा कि आपको 700 पेज की बुक को पहली बार पढ़ने में 15-20 दिन लग सकता है, लेकिन आप जब दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको टाइम बहुत कम हो जाएगा। मैंने लक्ष्मीकांत के कम से कम 10 रिवीजन किए थे। लक्ष्मीकांत एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक मेरे को लगती है जो पॉलिटी गवर्नेंस का पोर्शन कवर करा देती है। तो आप मल्टीपल रिवीजन्स पे फोकस करो, और वो तब होगा जब आपने पहली बार अच्छे से पढ़ा है। पहली बार अच्छे से नहीं पढ़ा, दूसरी बार अच्छे से पढ़ो, लेकिन उसको रिवीजन पर आपको बहुत कम टाइम लगना चाहिए। आपका रिवीजन कम टाइम में हो रहा है मतलब आपका बेस स्ट्रांग है। और रिवीजन की इस एग्ज़ाम में ज़रूरत है, क्योंकि आपको 12 या 24 महीने का जो भी साइकिल है, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो एक रीडिंग में तो आपको याद रहना भी नहीं है। ठीक है, रिवीजन की बात हो गई। तीसरी बात करते हैं पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे यूज़ करना है। पीवाईक्यूज़ को खाली एक क्वेश्चन और उसका एक आंसर ऐसे नहीं लेना है। पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन है, लेकिन उसके जो ऑप्शन है वो अपने आप में 4 क्वेश्चन है। तो उन चारों के बारे में अगर कोई बुक आप पढ़ रहे हो उसमें दे रखा है, अच्छी बात है, नहीं तो आप गूगल पे जाके, इंटरनेट पे जाके उसको अच्छे से यूज़ करो। इसमें इंटरनेट का प्रिपरेशन में रोल की जब बात आती है, तो मेरे को यही सबसे अच्छी बात लगती है कि आप कोई भी कीवर्ड डालेंगे, उसके बाद में यूपीएससी डालेंगे, तो उसका इतना कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल आपको मिल जाएगा कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बेसिक बुक्स में ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका टाइम बच जाता है। इंटरव्यू फेज़ में तो मैंने चैट जीपीटी को इतना एक्सटेंसिवली यूज़ करा है कि कोई भी टॉपिक है, अगर मैं गूगल में जाके यूज़ करूँगा तो उसमें एक आर्टिकल मिलेगा, उसमें हो सकता है एक ही साइड ऑफ द स्टोरी हो, बट चैट जीपीटी उसके प्रो कॉन्स, चैट जीपीटी बिल्कुल ऐसे था कि मैं किसी मेरे जैसे एक और आदमी से बात कर रहा हूँ जो कि फुल प्रिपरेशन मोड में है, उसको मैं कुछ भी पूछूंगा तो वो मेरे को जवाब देगा। तो उस तरह से चैट जीपीटी ने मेरे को हेल्प किया था। तो टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन को वो आसान ही बनाएगा। बट टेक्नोलॉजी यूज़ करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर जाके उसको यूज़ करने लगे। सोशल मीडिया यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ता है। थर्ड, एक क्वेश्चन आता है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपने क्या टाइम डिवोट किया, कुछ किया। मैंने कभी भी नंबर ऑफ़ आवर्स को लिमिट नहीं बनाया था, मैं अपना टारगेट बना देता था। मेरे को ये वीक में ये टॉपिक कवर करना है, उसके बाद ये टेस्ट देना है। नंबर ऑफ़ आवर्स में मेरे को लगता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आप 10 घंटे टेबल पे तो बैठे रहेंगे, लेकिन आप 10 घंटे आपने अच्छे से पढ़ाई करी कि नहीं करी उसका क्या ये है। तो उसके लिए मैं क्या करता था, मेरे को ये टॉपिक इतने वीक में कवर करना है तो मैं उसके बाद टेस्ट दूंगा। अगर मेरा टेस्ट हो गया, टेस्ट में मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से परफॉर्म कर लिया, मेरा कवर है, मैं सही रास्ते पे हूँ। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो इंडिकेटर होता था मेरे लिए। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन मैं और लूँगा कि हिंदी मीडियम वाले लोग डिसएडवांटेज फील करते हैं इस एग्ज़ाम को। मैं बोलूँगा कि यूपीएससी बहुत ही एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, चाहे कोई भी हो, स्टेज हो, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं। ओनली थिंग कि आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसको आपको निकालने की ज़रूरत है। आप हिंदी मीडियम में हैं तो भी आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज अवेलेबल है, सफिशिएंट गाइडेंस अवेलेबल है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने पूरा कवर कर लिया है। अगर कोई चीज़ आपको लगता है रह गई है तो आप लिख सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूँ। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आज मैं आपके सामने आके कुछ बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इसका सिलेक्शन हो गया,
तो आपको हो सकता है मोटिवेटेड फील हो। कल को मेरी जगह कोई और आएगा, वो आपको मोटिवेट करेगा, तो हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन हो। लेकिन जो सस्टेनेबल मोटिवेशन है, जो लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन है, वो आपको तब आएगा जब आप एक टॉपिक को कवर करके उसका पेपर, चाहे वो पीवाईक्यू हो चाहे मॉक टेस्ट लगाओगे, और उसमें आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से स्कोर आएगा। वो आपका सस्टेनेबल मोटिवेशन होगा। आपको हर वीक इम्प्रूव होते हुए खुद को देखोगे, तो वो आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बजाय सोशल मीडिया पे, बजाय और दूसरे मीडियम्स पे मोटिवेशन ढूंढने के, आप अपने अंदर मोटिवेशन की तलाश करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आप इम्प्रूव होते जाएँ और आपको और आगे बढ़ने की इच्छा मिले और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले अंदर से। I wish you all the best, and I hope next year you all will come here to deliver a topper talk like this. Thank you very much.